Hello everyone. Welcome to the revision of वेव मैकेनिक्स। आज हम लोग रिवीजन करेंगे स्टैंडिंग वेव और उससे रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स है इस लेक्चर में। लास्ट लेक्चर में हमने इंटरफेरेंस पे डिस्कशन किया था लास्ट वीडियो में, तो आज उसी टॉपिक को हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। इंटरफेरेंस का जो एक सब टॉपिक है विच इज़ कॉल्ड स्टैंडिंग वेव, और उससे रिलेटेड जितने भी की इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, स्टैंडिंग वेव ऑन अ स्ट्रिंग, स्टैंडिंग वेव इन ऑर्गन पाइप्स, वो सब हम चीजें आज डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट राइट अवे। तो इन आवर अर्लियर वीडियो हमें एक चीज पहले से मेंशन कर लेते हैं। तो इंटरफेरेंस इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स में हमने ये समझा था कि टू वेव्स, वेव वन जिसको हम y1 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, फिर वेव टू जिसको हम y2 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जब दो वेव्स सुपर इम्पोज होके या ओवरलैप होके, तो जब भी दो या दो से ज्यादा वेव कभी सेम स्पेस में आ जाते हैं, ठीक है, एट द सेम पोजीशन सेम स्पेस में आ जाते हैं, तो वो वेव्स जो हो जाते हैं ओवरलैप हो जाते हैं। इस ओवरलैप होने के फिनोमेना को हम सुपरपोजिशन बोलते हैं। एंड ड्यू टू ओवरलैपिंग हमें एक रिजल्टेंट वेव मिलता है। जब भी टू वेव्स सेम स्पेस में आते हैं और ओवरलैप होते हैं, तो वी गेट अ न्यू रिजल्टेंट वेव, और इस फिनोमेना को हम इंटरफेरेंस ऑफ वेव बोलते हैं। दिस इज अ कॉमन फॉर ऑल टाइप ऑफ वेव्स लाइक स्प्रिंग, साउंड, लाइट, सब के लिए ये फिनोमेना होते हैं, जिसमें दो वेव्स जब सेम स्पेस में आ जाते हैं तो वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो जाते हैं, और ओवरलैप होके आपको एक न्यू रिजल्टेंट वेव प्रोवाइड करते हैं। इस इस फिनोमेना को हम इंटरफेरेंस बोलते हैं। और अगर हमें ये फाइंड करना है कि रिजल्टेंट वेव क्या होगा, इसकी क्या प्रॉपर्टीज होगी, उसके लिए हम एक लॉ यूज करते हैं, जिस लॉ को हम बोलते हैं लॉ ऑफ सुपरपोजिशन। तो लॉ ऑफ सुपरपोजिशन, लॉ ऑफ सुपरपोजिशन। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ सुपरपोजिशन, अगर हमारे पास दो वेव्स है, एक y1 प्लस दूसरा वेव y2, और इनका रिजल्टेंट वेव है y, तो अगर आपको ये रिजल्टेंट वेव फाइंड करनी है, तो आप दोनों वेव के डिस्प्लेसमेंट का क्या कर दो, वेक्टर एडिशन y1 प्लस y2। तो इस y1 प्लस y2 को अगर आप सॉल्व करोगे तो ये गेट द रिजल्टेंट वेव, और जैसे आपको रिजल्टेंट वेव मिल जाएगा तो आपको वेव से रिलेटेड प्रॉपर्टीज मिल जाएंगी। जैसे आज हम इस थ्योरी को और थोड़ा सा एलैबोरेट करेंगे, यूज करेंगे सुपरपोजिशन का जो लॉ है। चलो, तो आज हम जो स्टैंडिंग वेव का कॉन्सेप्ट है उसको समझने से पहले हमें एक टर्म समझना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ वेव। पहले हम रिफ्लेक्शन ऑफ वेव देखेंगे, फिर वहां से हमें समझ में आएगा कि स्टैंडिंग वेव का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो रिफ्लेक्शन ऑफ वेव समझने के लिए ऑन अ स्ट्रिंग, ऐसे सेम केस में साउंड के केस में भी कर सकते हैं। तो रिफ्लेक्शन ऑफ वेव, रिफ्लेक्शन ऑफ wave on a string, reflection of a wave on a string। ठीक है, तो जब भी कोई वेव स्ट्रिंग पे ट्रैवल करती है तो वो किस तरीके से रिफ्लेक्ट होती है उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो रिफ्लेक्शन दो टाइप का हो सकता है, फ्रॉम रिजिड एंड एंड फ्रॉम फ्री एंड। रिजिड एंड को आप चाहो तो डेंसर भी बोल सकते हो, रिफ्लेक्शन फ्रॉम डेंसर मीडियम, और फ्री एंड को चाहो तो आप बोल सकते हो रिफ्लेक्शन फ्रॉम रेयरर मीडियम।
तो इस तरह से भी इसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो हम पहले फिक्स एंड का देखेंगे। तो जब भी रिजल्ट एंड पर कोई वेव अप्रोच करता है, तो ये मान लो आपका इंसिडेंट वेव है y1, तो जब ये रिजिड एंड से रिफ्लेक्ट होता है तो ड्यू टू द फोर्स जो ये वॉल पे अप्लाई करता है, फिर वॉल इस पे फोर्स लगाता है, आपका वेव जो होता है, जो रिफ्लेक्टेड वेव होता है वो इन्वर्टेड आता है। तो जो रिफ्लेक्टेड वेव होता है फ्रॉम रिजिड एंड वो इन्वर्टेड होता है इन कंपैरिजन टू इन ओरिएंटेशन, इन कंपैरिजन टू जो इंसिडेंट वेव है। ठीक है, इन फ्री एंड जो होता है, जब फ्री एंड से आपका वेव रिफ्लेक्ट होता है, तो कोई इंसिडेंट वेव अगर y1 आता है, तो फ्री एंड पर जो रिफ्लेक्शन होता है वो रिफ्लेक्शन सेम ओरिएंटेशन का आता है, विच मीन कि इन रिजिड एट रिजिड एंड जो क्रेस्ट होता है वो रिफ्लेक्ट होता है ट्रफ की तरफ। तो जब भी कोई क्रेस्ट रिफ्लेक्ट होता है वो रिफ्लेक्टेड वेव में ट्रफ बन जाता है, और सेम तरीके से कोई इंसिडेंट वेव में ट्रफ आएगा तो वो रिफ्लेक्ट होगा किस तरीके से, क्रेस्ट की तरफ। ठीक है, तो रिवर्स हो जाता है, ओरिएंटेशन रिवर्स हो जाता है। तो क्रेस्ट इज रिफ्लेक्टेड एज ट्रफ एंड ट्रफ इज रिफ्लेक्टेड एज क्रेस्ट इन केस ऑफ रेजिडेंट या डेंसर मीडियम। इन केस ऑफ फ्री एंड ओरिएंटेशन क्या रहता है, सेम रहता है। तो सेम रहने का मतलब है कि क्रेस्ट जो होता है इंसिडेंट वेव का वो रिफ्लेक्ट होता है एज क्रेस्ट। तो क्रेस्ट जो होता है वो क्रेस्ट की तरह ही रिफ्लेक्ट होता है रिफ्लेक्टेड वेव में, और ट्रफ जो होता है वो ट्रफ की तरह ही रिफ्लेक्ट होता है। ठीक है, इन केस ऑफ फ्री एंड। तो इस ओरिएंटेशन के चेंज होने की वजह से यहां इंसिडेंट वेव और रिफ्लेक्टेड वेव में पाई का फेज डिफरेंस आता है, 180 का फेज होता है। क्योंकि जिस मोमेंट पर आपकी इंसिडेंट वेव में पार्टिकल्स पॉजिटिव एक्सट्रीम पर है, उसी सेम मोमेंट पे जो रिफ्लेक्टेड वेव है उसके पार्टिकल नेगेटिव एक्सट्रीम पर है, इसलिए पाई का फेज डिफरेंस आता है। और इन केस ऑफ फ्री एंड क्योंकि ओरिएंटेशन चेंज नहीं होता, इंसिडेंट वेव और रिफ्लेक्टेड वेव में जीरो फेज डिफरेंस आता है, दोनों सेम फेज में रहते हैं, रिफ्लेक्टेड और इंसिडेंट वेव। तो अगर आपके इंसिडेंट वेव की इक्वेशन y1a sin ओमेगा t है, y1a sin ओमेगा t, तो आपके रिफ्लेक्टेड वेव की जो इक्वेशन होगी वो क्या लिखेंगे, देखो समझते हैं। तो रिफ्लेक्टेड वेव की अगर इक्वेशन लिखनी है, पहली बात कि फ्रीक्वेंसी सेम रहता है। तो इंसिडेंट वेव और रिफ्लेक्टेड वेव की फ्रीक्वेंसी सेम रहता है क्योंकि वो सोर्स पर डिपेंड करता है। वेवलेंथ स्पीड सेम रहता है क्योंकि सेम मीडियम में, ये बात आपको समझना होगा। जो आपका रिफ्लेक्टेड वेव है और इंसिडेंट वेव दोनों सेम मीडियम पर है, तो इसलिए स्पीड भी सेम होता है। तो फ्रीक्वेंसी सेम हो गया, वेवलेंथ से स्पीड सेम हो गया, तो ऑब्वियसली बात है वेवलेंथ भी दोनों का सेम आएगा। तो इसलिए दोनों के लिए के की वैल्यू भी सेम होती है क्योंकि वेवलेंथ सेम है। बट इनमें जो डिफरेंस है वो है डायरेक्शन का। ये अगर पॉजिटिव एक्स में चल रहा है तो ये किधर चल रहा है, नेगेटिव एक्स में। इसलिए इस माइनस साइन को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, प्लस में, क्योंकि ये नेगेटिव एक्स में चल रहा है। बाकी ओमेगा सेम लिखना है, के सेम लिखना है, एम्पलीट्यूड सेम लिखना है। अगर कोई एनर्जी का लॉस नहीं है तो अभी हम कंसिडर कर रहे हैं देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी, तो एम्पलीट्यूड विल रिमेन सेम। जो डिफरेंस आता है वो किस में आता है, फेज डिफरेंस में। तो यहां पर क्योंकि पाई का फेज डिफरेंस होता है, तो रिफ्लेक्टेड वेव में आप पाई एंगल और एक्स्ट्रा क्या करोगे, ऐड करोगे। तो आपके रिफ्लेक्टेड वेव की इक्वेशन आ जाएगी a sin ओमेगा टी प्लस के एक्स प्लस पाई। ये पाई किसकी वजह से आया, ओरिएंटेशन चेंज होने की वजह से, जिसकी वजह से इस इक्वेशन को आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, y2 इक्वेशन। तो साइन थीटा प्लस पाई जो होता है वो माइनस साइन थीटा होता है, तो माइनस a साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। आप इस रिफ्लेक्टेड वेव को ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो इंसिडेंट वेव अगर प्लस ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स है, रिफ्लेक्टेड वेव होगा माइनस ए साइन ओमेगा टी प्लस के। अब इसको रटने के बजाय आप अगर कॉन्सेप्ट को याद समझोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, ताकि आप किसी भी सिचुएशन में रिफ्लेक्टेड वेव की इक्वेशन लिख पाओ। वैसे फ्री एंड से क्या होता है, जीरो फेज डिफरेंस होता है, बस डायरेक्शन ही चेंज हो रहा है, रेस्ट ऑफ द चीजें सेम है। स्पीड सेम है, फ्रीक्वेंसी सेम है, वेवलेंथ सेम है। तो अगर इंसिडेंट वेव की इक्वेशन ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स है, तो रिफ्लेक्टेड वेव की इक्वेशन आएगी ए साइन ओमेगा सेम आएगा। अब यहाँ माइनस की जगह क्या हो जाएगा, प्लस, बिकॉज इट इज ट्रैवलिंग इन नेगेटिव एक्स डायरेक्शन। तो हम एक्स को रिप्लेस कर देंगे माइनस एक्स से, और ये क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। तो ये आपके रिफ्लेक्टेड वेव की इक्वेशन हो जाएगी, देर इज नो फेज डिफरेंस बिटवीन
इंसिडेंट। इसको मैं आपको शो भी कर देता हूँ कि किस तरह से ये आपको वेव दिखता है। तो हम यहाँ पर एग्जाम्पल इस सिमुलेशन के थ्रू देख सकते हैं। तो मान लो पहले फिक्स एंड ले लिया यहाँ पर मैंने, और ठीक है, तो यहाँ पे स्ट्रिंग है, ये हमारे एंड को फिक्स कर रखा है। अब मैं यहाँ पर क्या करूँ, एक सिंगल पल्स जनरेट करूंगा। तो लेट्स चेक द रिफ्लेक्शन ऑफ अ सिंगल पल्स, फिर उससे समझ पाएंगे कि ओरिएंटेशन उल्टा होने का मतलब क्या है। तो थोड़ा सा हम लोग पल्स की विड्थ को कम करके एम्पलीट्यूड थोड़ा सा ज्यादा कर देते हैं। चलो, तो ये पल्स को ऑब्जर्व करेंगे। तो यहाँ पे हमने एक पल्स जनरेट किया। एक मिनट को, डैम्पिंग भी हटानी पड़ेगी, डैम्पिंग की वजह से ये तो यहाँ पर हम पल्स जनरेट करते हैं। तो ये पल्स जो है वो वेव का एक सिंगल पल्स है। जब ये आता है आपके फिक्स एंड पर, तो इसका ओरिएंटेशन क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है। अब क्योंकि इस एंड पे भी अभी फिक्स ही है, तो यहाँ पर भी ये सेम ऐसा आपको शो करेगा कि जो भी वेव होती है, जो क्रेस्ट होता है, वो रिफ्लेक्ट होके क्या बन जाता है, ट्रफ बन जाता है। एंड दिस इज सेम ट्रू फॉर ट्रफ। अगर आएगा तो जैसे यहाँ से ट्रफ आ रहा है तो क्रेस्ट बन जाएगा। दिस इज हाउ वेव्स आर रिफ्लेक्टेड फ्रॉम फिक्स एंड। ऐसा हो क्यों रहा है, क्योंकि जब वेव इस एंड पे आती है तो वो इस फिक्स सरफेस पर ऊपर की तरफ फोर्स लगाती है, बट ये फिक्स है तो रिएक्शन में ये इसकी तरफ नीचे की तरफ फोर्स लगाता है, और ये वेव जो होती है वो उल्टी हो जाती है। ठीक है, और अगर यही फ्री एंड की बात करें तो फ्री एंड ले लेते हैं। तो फ्री एंड लेने के लिए हमने यहाँ पर एक रिंग और रॉड का सिस्टम लिया, जिसमें ये जो रिंग है वो स्लाइड कर सकता है, जिसकी वजह से ये जो एंड है वो फिक्स नहीं रहेगा। तो अगर हम इसी सेम वेव को देखें, अब यहाँ तो फिक्स एंड है तो यहाँ तो उल्टा होगा। अब ये वेव जब फ्री एंड पे आएगा, जब ये वेव फ्री एंड पे आएगा, ये रिंग ऊपर जाएगा और आपका वेव सेम ओरिएंटेशन में रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। अभी यहाँ पर क्या है, फिक्स है तो इसलिए उल्टा होगा। बट जब यही ट्रफ आएगा, तो जैसे अभी ट्रफ आ रहा है, ट्रफ अप्रोच करेगा, रिंग नीचे जाके ऊपर जाएगा, और ट्रफ ट्रफ की तरह ही क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा। जो मैं आपको यहाँ पर बता रहा था कि रिजिड एंड में क्रेस्ट रिफ्लेक्ट होता है ट्रफ की तरह, ट्रफ रिफ्लेक्ट होता है क्रेस्ट की तरह, इसीलिए पाई का फेज डिफरेंस भी आते हैं। चलो, आई होप सबको ये पॉइंट क्लियर हो। अब हम स्टेशनरी वेव कैसे फॉर्म होता है उस पर डिस्कशन कर लेते हैं। चलो, अब स्टेशनरी वेव के फॉर्मेशन पे बात करते हैं हम लोग। स्टेशनरी वेव, या जिसको मैं मोस्टली बोलता हूँ स्टैंडिंग वेव। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो रिजिड एंड का एग्जाम्पल ले लेते हैं, तो मैंने आपको रिफ्लेक्शन क्यों समझाया वो बताता हूँ। कि मान लो इस तरह से हमारे पास रिजिड एंड है, और इस साइड हमने कोई स्ट्रिंग ले लेते हैं। ठीक है, तो स्ट्रिंग, ठीक है, इस तरह से हम लोग इसको रिजिड एंड, और यहाँ पर स्ट्रिंग ले लेते हैं। अब इस स्ट्रिंग के ऊपर अगर हम कोई इंसिडेंट वेव सेंड करते हैं, तो लेट्स से कि ये इंसिडेंट वेव है इस तरह से। अगर ये इंसिडेंट वेव को सेंड करते हैं लाइक दिस, तो ये हमारा इंसिडेंट वेव है, लेट्स कॉल दिस y1। ठीक है, ये इंसिडेंट वेव ट्रैवल करेगा, और ट्रैवल करके इस रिजिड एंड पे या फिक्स एंड पर आएगा। जब ये फिक्स एंड पे आएगा तो यही वेव क्या होगा, रिफ्लेक्ट होगा। यही वेव रिफ्लेक्ट होगा, तो रिफ्लेक्ट होकर ये किस तरह से दिखेगा, तो सबसे पहले ट्रफ आएगा, तो ट्रफ रिफ्लेक्ट होके क्रेस्ट बन जाएगा, और फिर क्रेस्ट आएगा तो क्रेस्ट रिफ्लेक्ट होके क्या बन जाएगा, ट्रफ बन जाएगा। तो ये कुछ इस तरह से शेप ले लेगा, लाइक दिस, उल्टा होकर, लाइक दिस। और जैसे मैंने बताया, इसकी स्पीड तो सेम रहने वाली है ना, तो इसकी स्पीड सेम रहने वाली है। तो यहाँ पे स्पीड v, और यहाँ पर भी स्पीड v। मान लेते हैं इंसिडेंट वेव आई आई है, वाई आई है, और रिफ्लेक्टेड वेव वाई आर है। ठीक है, तो ये इंसिडेंट वेव गई, और वही रिफ्लेक्ट बैक होके आई। ठीक है, जब ये इंसिडेंट वेव और ये रिफ्लेक्टेड वेव आपस में सुपरपोजिशन शो करते हैं, या आपस में ओवरलैप कर जाते हैं, क्योंकि ओवरलैप तो करेंगे ही, क्योंकि दोनों सेम मीडियम पे ट्रैवल कर रहे हैं। तो जिस डायरेक्शन से इंसिडेंट रे आ रही है, लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट, क्या ट्रैवल कर रहे हैं, रिफ्लेक्टेड वेव। तो ये गेट टू वेव्स हैविंग सेम फ्रीक्वेंसी एंड
ट्रैवलिंग विद सेम स्पीड और उनका ओवरलैप हो जाता है। जब ओवरलैप होगा तो अकॉर्डिंग टू द थ्योरी ऑफ इंटरफेरेंस, ओवरलैप होने के बाद दे विल प्रोवाइड यू अ रिजल्टेंट वेव। और वही रिजल्टेंट वेव जो आती है इस केस में क्या आती है, स्टैंडिंग वेव या स्टेशनरी वेव आता है। वो हम लोग अभी प्रूव करते हैं कि किस तरह से स्टेशनरी वेव आता है। तो मान लेते हैं हमारे इंसिडेंट वेव की जो इक्वेशन है वो कुछ ऐसे मान लेते हैं, ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, ये हमारे इंसिडेंट वेव की इक्वेशन होगी। और यही रिफ्लेक्टेड वेव की इक्वेशन लिखेंगे तो रिफ्लेक्टेड वेव की इक्वेशन क्या आ जाएगी, ए साइन ओमेगा सेम आएगा, टी सेम आएगा, के सेम आएगा, बट यहां पर क्या लिखना पड़ेगा, माइनस एक्स, जिससे बेसिकली प्लस बन जाता है। तो एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस करेंगे क्योंकि ये नेगेटिव एक्स में ट्रैवल कर रहा है और ऑब्वियसली रिजिड एंड से रिफ्लेक्ट हो रहा है तो हमें प्लस पाई भी फेज डिफरेंस ऐड करना पड़ेगा। तो ये रिफ्लेक्टेड वेव की इक्वेशन हो जाएगी ए साइन, या माइनस में मैं डायरेक्ट लिख देता हूं क्योंकि आपको पता है साइन पाई प्लस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, तो इसकी वजह से ये ओमेगा टी प्लस क्या आ जाएगा, के एक्स। तो ये आपके रिफ्लेक्टेड वेव हो गए और ये दोनों का सुपरपोजिशन हो रहे हैं। तो जब दोनों सुपरपोजिशन करेंगे या ओवरलैप करेंगे तो जो रिजल्टेंट वेव आएगी वो अगर हमें जानना है तो हमें लॉ ऑफ सुपरपोजिशन यूज करना पड़ेगा। तो इन दोनों का रिजल्टेंट जो आएगा वो कितना आएगा, y1 प्लस y2, इस तरह से आ जाएगा। अब दोनों को ऐड करके देखते हैं तो y1 की वैल्यू कितनी है, देखते हैं कितना रिजल्टेंट वेव क्या आता है, ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स माइनस ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। अब मैं थोड़ा सा इसको इलाबरेट करूंगा, है ना, यहाँ पे थोड़ा सा इसको एक्सपैंड करेंगे। तो साइन ए प्लस साइन बी का फॉर्मूला लगाएंगे। तो साइन ए प्लस बी जो होता है, यहाँ पे साइन ए माइनस बी लगाएंगे। तो साइन ए माइनस बी इज साइन ए, साइन ए कॉस बी माइनस माइनस कॉस ए साइन बी प्लस, इसी सेम तरीके से वहां पे भी एक्सपेंशन कर देते हैं, प्लस में यहाँ पे माइनस आएगा। तो ए टाइम्स, अब साइन ए प्लस बी क्या होता है, साइन है कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, इस तरह से आ जाएगा दोनों का एक्सपेंशन। इसको सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ पे सॉल्व करोगे आपको क्लियरली दिख जाएगा कि एक टर्म कैंसिल हो जाएगा दोनों में से। तो दोनों में से क्या चीज कैंसिल हो रहा है, यहाँ पे साइन ओमेगा टी कॉस एक्स है, यहाँ पे माइनस साइन मल्टीप्लाई होगा तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो आपके पास जो स्टैंडिंग वेव की इक्वेशन है, तो वाई आर जो रिजल्टेंट वेव है वो इन दोनों का एडिशन हो जाएगा। तो ये -2a कॉस ओमेगा टी साइन के एक्स, चाहे तो इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर देते हैं, -2a, और इसको लिख लेते हैं साइन के एक्स कॉस ओमेगा टी। इस तरह से ये रिजल्टेंट आ गए। ये रिजल्टेंट आपको याद नहीं रखना, रटना नहीं है, क्योंकि अलग अलग इक्वेशन के लिए अलग अलग आ सकता है। अभी राइट नाउ इंसिडेंट पॉजिटिव एक्स में था, रिफ्लेक्टेड नेगेटिव एक्स में था, इसलिए ये रिजल्ट आ रहा है। अगर हमने डायरेक्शन कुछ थोड़े बहुत चेंज किए तो इस तरह से आएगा। बट ये तो हमें पता चल गया कि ये जो रिजल्टेंट वेव आई है ये डेफिनेटली एक ट्रैवलिंग वेव नहीं है, क्योंकि ट्रैवलिंग वेव की इक्वेशन ऐसी होती है। देखो ट्रैवलिंग वेव कैसे पहचानते हैं, इसमें ओमेगा टी और को के एक्स वाला टर्म जो होता है वो क्या होता है, साथ में होता है साइन के अंदर। यहाँ अलग है, यहाँ पे ओमेगा टी वाला टर्म बाहर किसी और कॉस के साथ है, और साइन और जो के एक्स वाला टर्म है वो बाहर किसी और के साथ है। तो जो ट्रैवलिंग वेव होता है वो इस फॉर्मेट में आता है, ट्रैवलिंग वेव। बट ये जो है अलग डिफरेंट फॉर्मेट में आया, मतलब ये जो रिजल्टेंट वेव है वो डिफरेंट वेव है। और इसी को हमने जब एनालाइज किया तो हमने नाम दिया, इसी न्यू टाइप ऑफ वेव को हमने नाम दिया स्टैंडिंग वेव, स्टैंडिंग वेव और ट्रैवलिंग वेव, सॉरी स्टैंडिंग वेव और स्टेशनरी वेव। तो ये जो न्यू टाइप ऑफ वेव हमें यहाँ पे अपीयर हो रहा है इसी को स्टैंडिंग वेव बोलते हैं। इसको शो करने के लिए मैं आपको एक सिमुलेशन के थ्रू दिखाता हूँ।
तो मान लो यहाँ पर हमारे पास एक बेसिक सिमुलेशन है जिसमें दो वेव्स हैं जो सेम स्पेस में ओवरलैप कर रहे हैं, बट इनको ऊपर नीचे दिखाया है ताकि थोड़ा सा क्लियर रहे आपको। अदरवाइज आपको विजुलाइज करना है कि ये दोनों वेव एक ही साथ हैं और ओवरलैप कर रहे हैं, और जो नीचे पिंक कलर की वेव है वो इन दोनों का रिजल्टेंट है। तो पहले मैं क्या कर रहा हूँ, दोनों को सेम डायरेक्शन में कर रहा हूँ, जैसे कि तो अगर दोनों वेव सेम डायरेक्शन से आते हैं और ओवरलैप करते हैं तो रिजल्टेंट क्या मिलता है आपको, एक ट्रैवलिंग वेव मिलता है। और इस ट्रैवलिंग वेव से रिलेटेड हमने कंसेप्ट पढ़े हैं, कंस्ट्रक्टिव, डिस्ट्रक्टिव, ये सब का कॉन्सेप्ट यहाँ पर आते हैं। तो ये दोनों वेव अगर सेम डायरेक्शन में चलते हैं और ओवरलैप करते हैं तो आपका रिजल्टेंट भी बस हाइयर एम्पलीट्यूड का होगा, डिपेंडिंग ऑन राइट नाउ ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है, आप देख सकते हो क्रेस्ट से क्रेस्ट अलाइन कर रहे हैं, ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है। और इस केस में आपका जो रिजल्टेंट आता है वो भी एक ट्रैवलिंग वेव आता है। तो आप देख सकते हो कि ये वेव ट्रैवल करते हुए अपीयर हो रहा होगा। बट इसी सेम केस में अगर दो वेव लेते हैं और ऑपोजिट डायरेक्शन में करते हैं, तो मान लो ये इंसिडेंट वेव है और इससे ऊपर वाली जो वेव है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में आएगी, तो उसको रिफ्लेक्टेड वेव मान सकते हैं। तो ये अगर इंसिडेंट वेव और रिफ्लेक्टेड वेव दोनों का सुपरपोजिशन होता है तो जो रिजल्टेंट है वो कुछ इस तरह से दिखेगा। तो राइट नाउ आप रिजल्टेंट देख सकते हो। अब रिजल्टेंट थोड़ा सा चेंज हो गया, तो ये ब्लू कलर को इंसिडेंट वेव मान लो, रेड कलर वाले को रिफ्लेक्टेड और वेव मान लो। अब दोनों का सुपरपोजिशन की वजह से आपको जो वेव रिजल्टेंट में मिलता है वो कुछ इस टाइप का होता है। ठीक है, दिस इज नोन एज स्टैंडिंग वेव। अब इसका नाम स्टैंडिंग एज स्टेशनरी वेव क्यों है, बहुत इजीली आप ये समझ सकते हो, क्योंकि ये जो वेव आती है ये कहीं पे भी जाते हुए अपीयर नहीं होती। इट इज नॉट गोइंग एनीवेयर, दिस वेव इज जस्ट ऑसिलेटिंग, लाइक इसके पार्टिकल्स अप एंड डाउन ऑसिलेशन कर रहे हैं, बट इस वेव का कोई भी मोशन नहीं है किसी भी डायरेक्शन में। आप ऊपर वाले दोनों वेव को देख सकते हो, ऊपर वाली दोनों वेव ट्रैवलिंग वेव्स हैं। तो डायरेक्ट ब्लू वाली वेव राइट डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है, रेड वाली वेव लेफ्ट में, बट दोनों का जब ओवरलैप होता है तो रिजल्टेंट कुछ इस तरह से दिखता है, यहाँ पे दिख रहा है। तो दिस इज नोन एज स्टैंडिंग वेव, और यहाँ पर ये जो इक्वेशन है वो एक स्टैंडिंग वेव की इक्वेशन है। आपको ये रटने की जरूरत नहीं है कि स्टैंडिंग वेव हमेशा यही आएगी या हमेशा बाहर नेगेटिव आएगा। इन जनरल जो हमारे स्टैंडिंग वेव की इक्वेशन है, तो जनरल इक्वेशन जो है जो आपको याद रखना चाहिए, चार टाइप के स्टैंडिंग वेव सबसे ज्यादा यूज होते हैं जो हमने थ्रू आउट द क्वेश्चन देखा है। तो पहली वेव जो वेव की इक्वेशन जो कॉमन है विच इज 2a साइन के एक्स साइन ओमेगा टी। ठीक है, साइन ओमेगा टी, या 2a साइन के एक्स कॉस ओमेगा टी। इसके अलावा 2a कॉस के एक्स साइन ओमेगा टी, 2a कॉस के एक्स कॉस ओमेगा टी, कॉस के एक्स कॉस ओमेगा टी। ये चार सबसे कॉमन यूज होने वाले स्टेशनरी वेव है। आई एम नॉट सेइंग कि सिर्फ यही चार फॉर्मेट हो सकते हैं, बट ये सबसे ज्यादा यूज होते हैं और इनको हम लोग याद रख सकते हैं। अगर आप याद रखना चाहो इनको याद रख सकते हैं। इसमें जो डिफरेंसेस हैं वो इस चीज में है कि ये दोनों वेव में ये दोनों इक्वेशन तब यूज में आती है जब आपका एट एक्स इक्वल टू जीरो, एट एक्स इक्वल टू जीरो आपका जो वहां पर नोड का फॉर्मेशन हो रहा है। अभी मैं नोड और एंटी नोड बताऊंगा, आपने थोड़ा बहुत पढ़ रखा होगा, बट अगर x इक्वल टू जीरो वाली जो लोकेशन है वो आपके स्टेशनरी वेव में नोड की पोजीशन है तो ये इक्वेशन आती है। और अगर एट x इक्वल टू जीरो एंटी नोड है तो अगर x इक्वल टू जीरो एंटी नोड है तो ये आपकी इक्वेशन यूज होती है। इसको अभी ध्यान में रखो, थोड़ी देर में मैं नोड और एंटी नोड एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, अब इसमें क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है कि किसी भी स्टेशनरी वेव में ये जो आगे वाला पार्ट है जो कुल मिला के जिसमें 2a टर्म है और cos kx हो सकता है या sin kx हो सकता है,
ये आपके स्टेशनरी वेव का एम्पलीट्यूड कहलाता है। दिस इज द एम्पलीट्यूड ऑफ द स्टेशनरी वेव फॉर एनी पार्टिकल एक्स। तो हम लिख सकते हैं स्टेशनरी वेव एम्पलीट्यूड जो होता है ए एक्स, ए एज अ फंक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2a क्या आता है कॉस के एक्स, या हम दोनों को लिख लेते हैं, या तो ये साइन के एक्स आएगा और या तो कॉस के एक्स आएगा, तो और 2a कॉस के एक्स। इस तरह से ये जो है ये पार्ट एम्पलीट्यूड कहलाता है। तो एम्पलीट्यूड रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है स्टेशनरी वेव में तो हम ये यूज कर सकते हैं, जैसे कि हम नोड और एंटी नोड को फिगर आउट करने के लिए करेंगे। तो नोड किसे बोला जाता है? तो नोड उस पॉइंट को बोलते हैं जिसका एम्पलीट्यूड जो है वो जीरो आएगा एट ऑल टाइम्स। ऐसे पॉइंट्स जिनका एम्पलीट्यूड जीरो रहता है एट ऑल टाइम्स उसको नोड बोलते हैं, और ऐसे पार्टिकल जिनका एम्पलीट्यूड मैक्सिमम आता है उसको हम एंटी नोड बोलते हैं। तो पूरे स्टेशनरी वेव में कई पार्टिकल्स होते हैं जिनका एम्पलीट्यूड जीरो होता है, मतलब वो ऑसिलेट ही नहीं कर रहे होते। कई सारे पार्टिकल बहुत हाई क्या बोलते हैं एम्पलीट्यूड से ऑसिलेट कर रहे होते हैं, तो उनको एंटी नोड बोलते हैं। आप ये इस एग्जांपल में भी देख सकते हो। तो इसमें कई सारे आपको पॉइंट दिखेंगे। आपको दिख रहा है ये वाला पॉइंट दिख रहा है न, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट पे ध्यान दो। ये सभी पॉइंट पे आप नोटिस करोगे ये सारे पॉइंट्स ऐसे हैं जो ऑसिलेट ही नहीं कर रहे, दे आर नॉट ऑसिलेटिंग। सारे पॉइंट पे ध्यान दो। इन सभी पॉइंट पे जो पार्टिकल है वो ऑसिलेट ही नहीं कर रहा, सबका एम्पलीट्यूड क्या है जीरो है। इसका मतलब दीज आर नोड्स इन योर स्टैंडिंग वेव। वैसे आप कुछ और पार्टिकल्स को नोटिस करो, जैसे ये वाला पार्टिकल नोटिस करो। अब ये फिक्स तो नहीं है तो अलग अलग हाइट पे आपको दिखेगा ये बात, ये जितने भी रेड में मार्क किए हैं ये सारे पार्टिकल्स वो हैं जिनका एम्पलीट्यूड सबसे ज्यादा है। यू कैन सी किसका एम्पलीट्यूड सबसे ज्यादा है, इससे ज्यादा तो एम्पलीट्यूड है ही नहीं किसी का इस एग्जाम्पल में। तो ये सारे पॉइंट्स क्या कहलाते हैं एंटी नोड्स। ये सारे पॉइंट क्या कहलाते हैं एंटी नोड्स। ये नोड और एंटी नोड की डेफिनेशन हो गई। तो नोड के लिए डिस्प्लेसमेंट जीरो होता है, एंटी नोड के लिए डिस्प्लेसमेंट क्या होता है मैक्सिमम आता है। और इन दोनों को जीरो रख के सॉल्व करना, यहाँ पर हम लिख देंगे एम्पलीट्यूड। और एम्पलीट्यूड की वैल्यू जो इस केस में है 2a cos के एक्स प्लस 2a sin के एक्स। ठीक है। और डिपेंडिंग ऑन कि आपका x इक्वल टू जीरो नोड है कि एंटी नोड है, आप इन दोनों में से चारों में से कोई इक्वेशन एक प्रेफर कर सकते हो वाइल राइटिंग स्टैंडिंग वेव, अगर कहीं पे जरूरत पड़ रहा है आपको स्टैंडिंग वेव लिखने के लिए। अब इसमें ये पता चल गया कि हमारे पास स्टैंडिंग वेव कैसे फॉर्म होता है, तो रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। तो स्टेशनरी वेव के लिए कुछ प्रॉपर्टीज रिवाइज कर रहे हैं। पहली प्रॉपर्टी कि जीरो वेव वेलोसिटी, आपका जो स्टेशनरी वेव होता है वो जो होता है वो ट्रैवल नहीं करता किसी मीडियम में, वो एक ही स्पेस में क्या रहता है कन्फाइंड रहता है और बस ऑसिलेट करता रहता है। तो जीरो वेव वेलोसिटी, इस वेव की कोई वेलोसिटी नहीं होती, एंड नो एनर्जी ट्रांसफर बिटवीन टू नोड्स। आप ऐसे बोल सकते हैं टू पॉइंट्स में कोई एनर्जी ट्रांसफर नहीं होता है। देर इज नो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी इन स्टेशनरी वेव। स्टेशनरी वेव में जो एनर्जी है वो क्या रहता है कांस्टेंट रहता है, क्योंकि वो ट्रांसफर नहीं करता। दूसरा, पोजीशन ऑफ नोड एंड एंटी नोड इन दिस पैटर्न रिमेन्स फिक्स। ठीक है। तो जो नोड और एंटी नोड की लोकेशन आती है ना, जैसे इस डायग्राम में लोकेशन जो दिख रहा था, ये मोस्टली फिक्स रहती है। जब तक आप इंडिविजुअल वेव सॉल्व ना करो या चेंज ना करो, आपको ये सेम ही लोकेशन दिखेगी। द पार्टिकल बिटवीन द consecutive node vibrate in the same phase और ऑपोजिट फेज। ठीक है, तो ये भी देख लेते हैं। थर्ड पॉइंट में ये बोला है कि अगर मैं इसको स्टॉप करता हूँ, लेट्स से
या आप नोटिस करो इसमें ध्यान से, अगर हम लोग देखें तो अगर हमने ये लूप देखा, ठीक है, तो ये वाला यहाँ से लेकर यहाँ तक एक लूप है, या बीच से कोई ले लेते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक लूप है, और यहाँ से लेकर इससे आगे यहाँ तक ये दूसरा लूप है या एडजेसेंट लूप है। तो आप नोटिस करोगे कि जितने भी पार्टिकल्स स्टेशनरी वेव में एक साथ हैं, ये सारे पार्टिकल स्टेशनरी वेव में एक ही लूप के अंदर आते हैं या एक ही कर्वेचर के अंदर आते हैं। तो इन सब का फेज डिफरेंस क्या है? जीरो है। ये सब लोग एक साथ एक्सट्रीम पे जा रहे हैं, सब लोग एक साथ मीन पे रिटर्न आ रहे हैं, ये जीरो है। बट अगर तुम एडजेसेंट लूप में देखोगे तो एडजेसेंट लूप में कुछ पार्टिकल्स हैं, ये भी सेम लूप में है, बट अगर आप नोटिस करोगे तो जब आपके पार्टिकल्स जब आपके पार्टिकल एडजेसेंट लूप में बिलोंग करते हैं, जैसे कि ये वाला पार्टिकल मार्क कर देता हूँ, तो आप देखोगे जब ये वाले सारे पार्टिकल्स पॉजिटिव एक्सट्रीम पर है तो ये सारे पार्टिकल नेगेटिव एक्सट्रीम पर है, और इसकी वजह से इनके बीच में जो आपका नोड और एंटी नोड के बीच में जो गैप की वजह से फेज डिफरेंस है, तो अगर कोई पार्टिकल सेम लूप से बिलोंग करता है, ये इसका लूप हो गया, सेम लूप से बिलोंग करता है, तो इसमें फेज डिफरेंस की वैल्यू कितना आएगा? जीरो, क्योंकि सारे सेम फेज में। बट अगर नेबरिंग लूप से कंपेयर करें तो नेबरिंग लूप के कंपैरिजन में, है ना, यहाँ पर अगर ये 6 है और यहाँ पर ये 7, एक और लूप ऐड कर दिया गया इस तरह से, तो इस लूप में आप देखोगे दोनों पार्टिकल जो है वो ऑपोजिट एक्सट्रीम पर है, एक पॉजिटिव एक्सट्रीम पे है तो एक नेगेटिव एक्सट्रीम पे है। जब एक पॉजिटिव एक्सट्रीम की तरफ ट्रैवल कर रहा है तो दूसरा नेगेटिव एक्सट्रीम की तरफ ट्रैवल कर रहा है। इसकी वजह से हम बोल सकते हैं कि जो पार्टिकल सेम लूप में बिलोंग करते हैं वो सेम फेज के होते हैं, बट जो पार्टिकल एडजेसेंट लूप में होते हैं वो डिफरेंट फेज में इसको समझते हैं। Next, all medium particles doing simple harmonic motion, identical time period but different vibration, amplitude. All medium particle pass through their region mean position simultaneously with different maximum velocity. तो इन स्टेशनरी वेव जितने भी पार्टिकल है वो अपने मीन पोजीशन से पास तो कर रहे हैं, बट सबसे मैक्सिमम स्पीड से, ये तो हमें पता ही है। A medium particle pass mean position in their one complete rotation two times, hence aimed at straight line twice in its one complete cycle. तो इस नेक्स्ट पॉइंट में, in all medium particle pass through their mean position in their one complete vibration two times। हाँ, तो टू टाइम्स होता है, कोई भी अगर मॉलिक्यूल वाइब्रेट करता है तो वो दो बार ओरिजिन से क्या होता है? पास होता है, ऊपर जाने के बाद नीचे आने तक, फिर नीचे जाने के बाद ऊपर आने तक, तो दो बार ऐसा होता है। ठीक है, तो ट्वाइस तो आपको बोला है कि ये ट्वाइस होता है। एंड वेव, stationary wave is meant obtained as strength of line of two cycle। नेक्स्ट है जो स्लोप है इस ग्राफ का, अगर कोई हम ग्राफ प्लॉट करते हैं स्टेशनरी वेव का, तो ग्राफ में या ग्राफ में जो स्लोप है dy बाई डी एक्स, अगर y और वर्सेस x के रिस्पेक्ट में ड्रॉ किया है, y वर्सेस x के रिस्पेक्ट में ड्रॉ किया है, तो जो स्लोप है वो आपका स्ट्रेन बता देगा कि स्ट्रिंग में कितना स्ट्रेन है ड्यू टू दिस वेव के प्रोपगेशन की वजह से स्ट्रिंग जो होती है वो डिफॉर्म होती है, और उसके डिफॉर्मेशन की वजह से कितना उसमें स्ट्रेन प्रोड्यूस हो रहा है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में बताया जैसे कि नोड वो पॉइंट होता है जहाँ पर मिनिमा होता है, मिनिमा मतलब जीरो होता है, और मैक्सिमा या क्या बोलते हैं एंड्रो एंटी नोड के लिए जो एम्पलीट्यूड होता है वो सेम नहीं होता, तो मैक्सिमम पॉसिबल होता है एंटी नोड का जो डिस्प्लेसमेंट है। चलो अब हम बात करेंगे कि किस तरह से फॉर्मेशन होता है। ये स्टैंडिंग वेव का फॉर्मेशन तो देख ही लिया। ये सारे की पॉइंट्स को ध्यान में रखना है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन
ट्रैवलिंग वेव और स्टैंडिंग वेव एकदम क्लियर होना चाहिए। एक बार और हम स्टैंडिंग वेव देख लेते हैं, किस तरह से हम स्टैंडिंग वेव दिखता है, फिर आप इसको क्या कर पाओगे, विजुअलाइज कर पाओगे हर क्वेश्चन में। ठीक है, इसको यहां से भी देख सकते हैं। अगर मैंने एक कंटिन्यूस वेव जनरेट किया और फ्री एंड से दिखा रहा हूं, तो एक इंसिडेंट वेव होगा जो फ्रंट में आएगा, एक रिफ्लेक्टेड वेव होगा जो रिफ्लेक्ट होके आएगा, फिर दोनों का ओवरलैप होने की वजह से आपको यहाँ पे स्टैंडिंग वेव दिखेगा। तो इसके लिए एक रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी मैच कराना जरूरी है, तो वही मैं अभी यहाँ पे कर रहा हूँ। अराउंड आई थिंक 0.82 के आसपास आता है। लेट्स चेक इट। ये हमारी इंसिडेंट वेव है, ठीक है, ये इंसिडेंट वेव है जो कि सामने गई, अब ये रिफ्लेक्ट होके आ रहा है। जब रिफ्लेक्ट होगा तो ये इंसिडेंट वेव से राइट नाउ अभी मर्ज हो रहा है, ओवरलैप हो रहा है, और थोड़ी देर में आपको ये स्टैंडिंग वेव फॉर्म होता हुआ दिख जाएगा यहाँ पर। अगर तो मैंने गलत रेफरेंस ले लिया है, हमें फिक्स एंड से करना चाहिए, फिक्स एंड से। ठीक है, ये ये आपका काइंड ऑफ अभी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी एग्जैक्ट मैच नहीं कर रही, बट आपको दिख रहा होगा लूप्स बनते हुए। ठीक है, मैं आपको कंपेयर कराता हूँ कि एक नॉर्मल ट्रैवलिंग वेव कैसा होता है। देखो ये ट्रैवलिंग वेव अब आपको दिखेगा, ये ट्रैवलिंग वेव कहलाता है। ठीक है, दिस इज अ ट्रैवलिंग वेव। ठीक है, इसमें कोई रिफ्लेक्शन नहीं आ रहा क्योंकि वो वेव बाहर चली जा रही है। ठीक है, तो दिस इज जस्ट अ ट्रैवलिंग वेव। बट अगर मैं इस एंड को फिक्स कर देता हूँ, तो अब क्या होगी, रिफ्लेक्टेड वेव आप पास आने लगेगी, और रिफ्लेक्शन के बाद जब इंसिडेंट के साथ ओवरलैप होगा तो यू गेट दिस टाइप ऑफ स्टैंडिंग वेव। अब इस पॉइंट में आप नोटिस करोगे कि एक ऐसा पॉइंट है जो मूव नहीं कर रहा, मतलब आइडियली मूव नहीं करना चाहिए अगर फ्रीक्वेंसी अच्छे से मैच करे, तो यहां पर आप बोल सकते हो ये नोड है। और आप एंटी नोड कहां देख पाओगे, देखो यहां पर ये वाला पार्टिकल जो है सबसे ज्यादा दूर जा रहा है, तो दिस इज एंटी नोड एंड दिस इज ऑल्सो एंटी नोड। ये दोनों एंटी नोड है, और ये एंड, ये एंड और ये वाला एंड, जैसे ये वाला एंड भी क्या है, देखोगे आप नोड की तरह बिहेव कर रहा है। चलो, तो अब थोड़ी सी फील भी आगे हो। नेक्स्ट कुछ पॉइंट्स में हम, अब जो स्टैंडिंग वेव होती है उसको हम दो तरीके से स्टडी करते हैं अपने सिलेबस में। एक स्टैंडिंग वेव ऑन अ स्ट्रिंग, जहाँ पे हम स्ट्रिंग का जो मैं अभी आपको सिमुलेशन में दिखा रहा था, और एक स्टैंडिंग वेव इन ऑर्गन पाइप। तो उसी तरह से देखते हैं, स्ट्रिंग से स्टार्ट करते हैं, स्टैंडिंग वेव स्ट्रिंग में। तो ट्रांसवर्स स्टेशनरी वेव या स्टैंडिंग वेव ऑन अ स्ट्रिंग, स्टैंडिंग वेव ऑन अ स्ट्रिंग। तो जो अभी हमने एग्जांपल लिया, अब हम, जैसे मैं बता रहा था कि एक रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी चाहिए होता है, अगर आप रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पर इंसिडेंट वेव सेंड करते हो ऑन अ स्ट्रिंग, तभी आपका स्टैंडिंग वेव या स्टेशनरी वेव फॉर्म हो पाता है। हम उन्हीं फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट कर रहे हैं। तो ऐसा क्यों होता है कि कुछ ही पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पर ही ऐसा हो पाता है? उसका रीजन ये है कि अगर हम मान लो एक स्ट्रिंग को ले लेते हैं, यहाँ पर हम एक स्ट्रिंग ले लेते हैं, और सॉरी, दो रेजिडेंट के बीच में एक स्ट्रिंग को ले लेते हैं, और मान लेते हैं स्ट्रिंग की लेंथ एल है। अब हमारा इस स्टैंडिंग वेव अगर यहाँ क्रिएट करना चाहते हैं, तो हमें नोटिस होगा कि इस सिनारियो में ऐसे दो पॉइंट्स हैं, जैसे कि सिनारियो में, ओके, इस सिनेरियो में हमारे पास दो एक ऐसे पॉइंट्स हैं जो आप मार्क कर सकते हो। जैसे ये वाला पॉइंट आप देखोगे जहां पे स्ट्रिंग कनेक्टेड है, लेट्स कॉल दिस पॉइंट ए, और ये वाला पॉइंट जो बी। अगर इस पे स्टेशनरी वेव बनता है या स्टैंडिंग वेव बनता है, तो इतना तो श्योर है कि ये दोनों मॉलिक्यूल दीवार के साथ फिक्स हैं, और ये ऑसिलेट नहीं कर सकते। और अगर ये ऑसिलेट नहीं कर सकते, मतलब इनको स्टेशनरी वेव जब भी बनेगा तो ये दोनों पॉइंट्स क्या बनने चाहिए, नोड। ये रेस्ट्रिक्शन है।
ठीक है, कि अगर ये नोड नहीं बने, किसी स्टेशनरी वेव में ये नोड नहीं बन पा रहे, तो वो यहाँ पे स्टेशनरी वेव बन ही नहीं पाएगा, क्योंकि वो दोनों पॉइंट जो है वो फिक्स है। तो अगर हम फाइंड करने की कोशिश करें ऐसी कौन कौन सी फ्रीक्वेंसी है जिसपे हम अगर वेव यहाँ पर सेंड करते हैं तो स्टेशनरी वेव बन पाएगा, तो सबसे मिनिमम जो फ्रीक्वेंसी जो हो सकती है, या जो सबसे मिनिमम पॉसिबिलिटी हो सकती है, वो कुछ इस तरह का वेव जनरेट हो सकता है जिसमें ये स्ट्रिंग जो है ऐसे ऑसिलेट कर रहे हैं। ठीक है, तो स्ट्रिंग कैसे ऑसिलेट कर रहा है, ऊपर जा रहा है, फिर स्ट्रेट हो रहा है, फिर नीचे आ रहा है, फिर स्ट्रेट हो रहा है, फिर ऊपर, ऐसे ऑसिलेट कर रहा है। अब अगर ये ऑसिलेशन थोड़ा सा फास्ट किया जाए इस तरह से, तो आपको इस तरह से लूप फॉर्म होता हुआ दिख जाएगा। तो ये काइंड ऑफ एक लूप बन जाता है यहाँ पर। तो स्टेशनरी वेव जब भी फॉर्म होता है ऑन अ स्ट्रिंग, तो ऐसे लूप का फॉर्मेशन होता है। ये लूप का फॉर्मेशन आप इजीली देख भी सकते हो। ठीक है, तो ये यहाँ पे लूप होता है। अब इसकी फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस तरह से करेंगे। अगर ये नोड है और ये नोड है, तो आप ये तो बता सकते हो कि डिस्टेंस बिटवीन टू नोड्स जो होता है, या डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट, क्या होगा, एडजेसेंट नोड्स जो होता है वो होता है लैम्डा बाई 2। वो आप वेव से भी देख सकते हो, लैम्डा बाई 2 हाफ वेव की तरह आपको दिख रहा होगा राइट नाउ। अगर इसको देखोगे तो ये हाफ वेव लग रहा होगा, लाइक दिस। तो आपको याद रखना है, दो एडजेसेंट नोड के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो कितना होता है, लैम्डा बाई 2। दो एडजेसेंट एंटी नोड में भी जो डिस्टेंस होता है वो कितना होता है, लैम्डा बाई 2। बट एक नोड और एक एडजेसेंट एंटी नोड, जैसे इसमें एंटी नोड दिख रहा है, यू कैन, आपको दिख रहा होगा दिस पॉइंट राइट हियर जिसका एम्पलीट्यूड सबसे ज्यादा है, ये आपका एंटी नोड है राइट नाउ। ठीक है, ये पार्टिकल सबसे दूर जा रहा हो, सबसे ज्यादा हाई एम्पलीट्यूड के साथ है, तो ऑसिलेट कर रहे हैं। तो इस केस में नोड और एंटी नोड के बीच का जो गैप है वो लैम्डा बाई 4 होगा। अब हमें पता है कि दो नोड के बीच में हमेशा गैप कितना होता है, लैम्डा बाई 2। इस केस में एल की वैल्यू, जो स्ट्रिंग की लेंथ है, क्या वो लैम्डा बाई 2 के बराबर हो जानी चाहिए, यस। और इसकी वजह से आपका लैम्डा का आंसर कितना आ जाना चाहिए, 2n। जिसका वेवलेंथ है इस वेव का, वो 2l आना चाहिए। तो यहाँ से फ्रीक्वेंसी जो आएगी, फ्रीक्वेंसी, अब हमें पता है फ्रीक्वेंसी होती है v बाय लैम्डा, स्ट्रिंग पे जो स्पीड है वेव की डिवाइडेड बाय, तो ये कितना आ जाएगा, v डिवाइडेड बाय 2l। और v को थोड़ा और इलेबोरेट करें तो आपको पता ही है कि cv वेव की जो स्पीड होती है, स्पेशली ट्रांसवर्स वेव की जो स्पीड होती है स्ट्रिंग के ऊपर, उसको हम लिख सकते हैं t डिवाइडेड बाय रो a। तो ये आपकी फ्रीक्वेंसी का आंसर आ गया कि अगर आपकी वेव की फ्रीक्वेंसी इसके बराबर होगी 1/2l अंडर रूट टी बाय रो ए, जहाँ पे l जो है वो स्ट्रिंग की लेंथ है, t जो है वो टेंशन है स्ट्रिंग में, रो जो है वो डेंसिटी है स्ट्रिंग की, जिस स्ट्रिंग पे ऐसा हम स्ट्रेनिंग वेव बना रहे हैं, और a जो है वो क्रॉस सेक्शनल एरिया है। तो अगर इसके बराबर हुआ, आपका स्ट्रिंग जो है इस तरह से ऑसिलेट करेगा और स्टैंडिंग वेव का फॉर्मेशन हो जाएगा। इस फ्रीक्वेंसी को, क्योंकि ये सबसे मिनिमम पॉसिबल है, इस फ्रीक्वेंसी को हम बोलते हैं फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। ये सबसे मिनिमम या सबसे लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी है जिसपे स्टेशनरी वेव क्या हो सकता है, फॉर्म हो सकता है। तो इसको हम बोलते हैं स्टैंडिंग फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, क्योंकि सबसे लोवेस्ट है। इसके अलावा भी और सारे एग्जाम्पल है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही एक फ्रीक्वेंसी जिसपे स्टेशनरी वेव फॉर्म होगा। लेट मी शो यू इसका फॉर्मेशन। तो हम सबसे लोएस्ट फ्रीक्वेंसी जो इसमें सेट कर सकते हैं, जिसपे स्ट्रिंग की लेंथ के अकॉर्डिंग देर इज स्टैंडिंग वेव फॉर्म होने के चांस है, तो मैं यहाँ पर फ्रीक्वेंसी सेट कर रहा हूँ 0.41, जो कि मैंने अप्रॉक्स आइडिया लगाया, इधर फिक्स एंड लिया ताकि इंसिडेंट वेव और रिफ्लेक्टेड वेव क्या हो पाए, ओवरलैप हो पाए इसके ऊपर। चलो देखते हैं ओवरलैप होने के बाद हमें रिजल्टेंट वेव क्या मिलता है। ये इस तरह का आपको वेव मिलेगा, थोड़ा परफेक्ट नहीं है फ्रीक्वेंसी, थोड़ा मिसमैच होने की वजह से, बट आपको काफी अच्छा आइडिया लग रहा होगा। दिस इज फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, ऑनेस्टली दिस इज फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। आप देखोगे इसमें दो नोड्स हैं, इधर और उधर, तो दो नोड्स, और बाकी बीच में आप देख सकते हो जो बीच वाला पार्टिकल है बहुत दूर जा रहा है, सबसे ज्यादा एम्पलीट्यूड इसी का है। अब वो हमारा एंटी नोड है। ठीक है,
तो और उसकी फ्रीक्वेंसी, तो किस फ्रीक्वेंसी पे सेट करना, वो ये फॉर्मूला। दिस इज नोन एज फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। इसको और भी नाम से बुलाया जा सकता है। दिस इज फंडामेंटल, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड फर्स्ट हार्मोनिक। दिस इज द फर्स्ट। इसको क्या क्या नेम रखे जा सकते हैं, तो हम नेम के लिए तो फ्रीक्वेंसी V/12, आप इतना याद रख सकते हो, बी को बाद में इलाबरेट कर सकते हो, ठीक है, V/12। और इसका क्या क्या नाम आ जाएगा, तो नेमिंग क्या है। एक तो आप इसको बोल सकते हो फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन, फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन, ये भी बोला जा सकता है, क्योंकि दिस इज द फर्स्ट फ्रीक्वेंसी जिसपे स्टैंडिंग वेव फॉर्म होगा। दूसरा, इसको बुलाया जा सकता है फंडामेंटल, क्योंकि ये लोवेस्ट है, तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के नाम से भी जानते हैं इसको, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। ये सारे नाम याद होने चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में हमें इनके ऊपर पूछा जाता है, सवाल पूछे जाते हैं। इसको ऑल्सो बोला जा सकता है फर्स्ट हार्मोनिक, फर्स्ट हार्मोनिक। और फर्स्ट हार्मोनिक या हार्मोनिक का मतलब मैं आगे अभी नंबर में एक्सप्लेन करूंगा कि फंडामेंटल को लाइक किस इंटीग्रल मल्टीपल से मल्टीप्लाई किया जाए ताकि एक फ्रीक्वेंसी आ जाए, उसको उस तरह से हम हार्मोनिक काउंट करते हैं। तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी हमारी ये इतनी है, और इसको हम फर्स्ट हार्मोनिक बोलते हैं। तो नेक्स्ट वाला कौन सा हार्मोनिक होगा, ये चेक करने के लिए हम देखेंगे कि नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी इसके कितने टाइम्स है। 2 टाइम्स है, 3 टाइम्स है, 10 टाइम्स है, 50 टाइम्स है। जितने भी टाइम्स होगा नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी, वो उतने हार्मोनिक्स कहलाएंगे। ठीक है, तो इसके 3 नेम है, फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन, या फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, या फर्स्ट हार्मोनिक। उसी तरह से सेकेंड मोड देखें, तो सेकेंड मोड के लिए जो पॉसिबिलिटी है, हम क्या करेंगे, इस तरह से यहाँ पे नोड रखना है, यहाँ पे नोड रखना है, बट बीच में एक और नोड इन्वॉल्व कर देते हैं। तो अब आपका जो स्टैंडिंग वेव है, इस तरह से 2 लूप्स बनेंगे, तो यहाँ पे 2 लूप्स का फॉर्मेशन होगा, 2 लूप्स का फॉर्मेशन होगा सेकेंड हार्मोनिक में। अब इसकी फ्रीक्वेंसी अगर हमें निकालना है तो बहुत सिंपल है। नोड और नोड के बीच में गैप λ/2, अगेन नोड और नोड के बीच में गैप अगेन λ/2, तो टोटल कितना हो गया लैम्डा। तो इस केस में लैम्डा की वैल्यू किसके बराबर हो गई, एल, स्ट्रिंग की लेंथ। इसका मतलब फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगा, V/λ विच इज V/L। और मैंने नोटिस किया, अरे ये फ्रीक्वेंसी तो फंडामेंटल वाली के डबल है कि नहीं, 2 टाइम्स फंडामेंटल के। जैसे ये 2 टाइम्स आता है, अब इसका नाम हो जाएगा सेकेंड हार्मोनिक, क्योंकि ये फंडामेंटल का 2 टाइम्स है। तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के जितने टाइम्स कोई फ्रीक्वेंसी होती है उतने हार्मोनिक बोलते हैं, तो ये हो गई सेकेंड हार्मोनिक। तो इसका नाम हम लिख देंगे सेकेंड हार्मोनिक, सेकेंड हार्मोनिक। इसके अलावा हम इसको बोल सकते हैं एक और नए नाम से, विच इज कॉल्ड फर्स्ट ओवरटोन, फर्स्ट ओवरटोन। ठीक है, तो फर्स्ट ओवरटोन जो है फंडामेंटल की जो नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी है, उसको हम फर्स्ट ओवरटोन भी बोलते हैं, और इसी तरह से ओवरटोन का नेम जो है वो कैरी फॉरवर्ड होगा। जैसे कि नेक्स्ट पॉसिबिलिटी क्या है स्टैंडिंग वेव के फॉर्मेशन के लिए, कि दोनों साइड आपकी स्ट्रिंग फिक्स है। हमें इतना तो श्योरिटी चाहिए कि यहाँ नोड चाहिए, यहाँ पे नोड चाहिए। तो हम क्या करेंगे, जैसे पिछली बार हमने एक नोड बीच में किया था, अब हम 2 नोड कर देते हैं। तो एक नोड यहाँ पर, एक नोड और ऐड कर दिया, एक नोड और ऐड कर दिया, और ये नोड ऑलरेडी एन में है, तो यहाँ पर इस तरह से हमने एक नोड यहाँ ऐड कर दिया, एक नोड यहाँ ऐड कर दिया। कितने नोड्स हो गए, तो हमारे पास 1 2 3 4 नोड्स हैं और 3 एंटी नोड्स हैं। ठीक है, इस केस में ये वाली लेंथ यहाँ से यहाँ λ/2, यहाँ से यहाँ तक भी ऑल्सो λ/2, यहाँ से यहाँ तक ऑल्सो λ/2, तीनों। इसका मतलब टोटल स्ट्रिंग की लेंथ यहाँ से यहाँ तक कितनी हो जाएगी, 3λ/2 इक्वल टू एल, और इससे लैम्डा का आंसर आ जाएगा 2l/3। ठीक है, तो अभी इसको सॉल्व करते हैं। तो ये फ्रीक्वेंसी हो जाएगी V/λ, और यहाँ से फ्रीक्वेंसी जो आ जाएगा वो आ जाएगा 3V/2L। और ये हम देखेंगे, अरे ये तो फंडामेंटल के 3 टाइम्स है,
तो ये अगर तो लिखा जा सकता है 3 टाइम्स ऑफ फंडामेंटल। इसका नाम क्या पड़ गया? पहला नाम थर्ड हार्मोनिक्स, थर्ड हार्मोनिक, क्योंकि ये 3 टाइम्स है आपके फंडामेंटल के। दूसरा नाम, क्योंकि नेक्स्ट टू नेक्स्ट है, ये नेक्स्ट टू नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी है, तो सेकेंड ओवरटोन एंड सो ऑन। ठीक है, हम ऐसे सारे फ्रीक्वेंसीज फाइंड कर सकते हैं। मैं आपको शो कर देता हूँ। तो आपने जैसे देखा, दिस इज फर्स्ट हार्मोनिक। सेकेंड हार्मोनिक चाहिए तो हमें इसी फ्रीक्वेंसी का डबल करना होगा। चलो इस फ्रीक्वेंसी का डबल करते हैं, तो 0.41 का डबल जो होगा 0.82 होगा, तो 82 पे सेट करते हैं और देखते हैं क्या होता है। ठीक है, तो थोड़ी देर के लिए स्टॉप करते हैं। तो 82 पे चले जाते हैं हम लोग। चलो इसमें देखते हैं। अब ये सेम वेव को मैंने बाकी कुछ चेंज नहीं किया, बस इसकी फ्रीक्वेंसी डबल कर दी। लेट्स चेक कि इस पे क्या रिजल्ट आता है। इसको वापस सेट करते हैं। तो आपको दिख रहा होगा, दो लूप्स फॉर्म होते हुए दिख जाएगा आपको। अगर ये फास्ट इनफ होता है तो आपको दो लूप्स दिख जाते हैं। दिस इज सेकेंड हार्मोनिक। ठीक है, दिस इज सेकेंड हार्मोनिक। इसमें 3 नोट और 2 एंटी नोट। चलो अब थर्ड हार्मोनिक ढूंढना हो तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी जो थी ना 0.41, उसका ट्रिपल करते। ठीक है, तो वो कितना आ जाएगा, 1 पॉइंट वहां तक ले जाते हैं। तो फ्रीक्वेंसी थोड़ी सी कम करनी पड़ेगी। आई थिंक दिस विल वर्क। लेट्स चेक। Yes, three loops. This is third harmonic of vibration. इसी तरह सो ऑन आप रेस्ट ऑफ द हार्मोनिक्स विजुलाइज कर सकते हो। ऑल्सो इसका नाम ऐसे भी रख सकते हैं, है ना। इसका नाम और क्या रख सकते हैं, जैसे हमने सेकेंड वाले का नाम रख सकते हैं। ये हमारा फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन था। ये हमारा सेकेंड ओवर हार्मोनिक्स है, ऑल्सो सेकेंड मोड ऑफ वाइब्रेशन भी है। तो दिस इज ऑल्सो ऑन सेकेंड मोड ऑफ वाइब्रेशन। नेक्स्ट इसको बोल सकते हैं, ये थर्ड हार्मोनिक है, सेकेंड ओवरटोन है, ऑल्सो ये तीसरा फ्रीक्वेंसी, इसलिए थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन। ये कुछ नाम बुलाए जा सकते हैं। इन सभी फ्रीक्वेंसी को हम रेजोनेट फ्रीक्वेंसी बुलाते हैं, क्योंकि इन्हीं फ्रीक्वेंसी पे स्ट्रिंग के साथ रेजोनेंस हो पा रहा है, इसकी वजह से। तो दीज फ्रीक्वेंसीज आर ऑल्सो कॉल्ड रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी और नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ स्ट्रिंग्स। ठीक है, तो आप इन सभी नेमों को देख सकते हो अपने क्वेश्चंस में। अब इसको टेस्ट करने के लिए, इस थ्योरी को टेस्ट करने के लिए हमने एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। एक्सपेरिमेंट जनरली आप अपने लैब प्रैक्टिकल्स में करोगे। दिस एक्सपेरिमेंट इज नोन एज टोनोमीटर वायर एक्सपेरिमेंट। टोनोमीटर वायर एक्सपेरिमेंट। ये एक्सपेरिमेंट बेसिकली जो थियोरेटिकल चीज हमने सीखा है उसको प्रैक्टिकली चेक करने के लिए करते हैं, हम टेस्ट करने के लिए। जैसे हमने सीखा है कि किसी भी स्ट्रिंग की जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है वो अभी हमने निकाला था 1 बाय, या आपको अभी याद होगा, V/12 होता है ना। V/12 होता है, और V को अगर इलाबरेट किया तो ये 1/12 √T/ρ इंटू क्या होता है, A। ठीक है, रो होता है। अब इसको चेक करने के लिए क्या रियलिटी में ऐसा है, क्योंकि ये बोल रहा है कि अगर हमने सब कुछ सेम रखते हुए अगर टेंशन को 4 टाइम्स किया तो आपकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी 2 टाइम्स हो जानी चाहिए। तो ये सब चेक करने के लिए, अगर ऐसा रियल लाइफ में भी हुआ तो हम बता पाएंगे कि हाँ सचमुच ऐसा है। तो इस चीज को हम चेक कर सकते हैं। तो ये सोनोमीटर वायर एक्सपेरिमेंट जो होता है, इसमें कुछ हमारे पास एक सेटअप सा होता है। तो ये काइंड ऑफ एक टेबल सा रहता है। इसके ऊपर हमने एक स्ट्रिंग अटैच कर रखा होता है। इस स्ट्रिंग पर ही हम स्टैंडिंग वेव फॉर्म करते हैं। तो दिस इज द स्ट्रिंग पासिंग ओवर, और यहाँ पर एक मास हम अटका रखा होता है। इस मास को हम चेंज भी कर सकते हैं, जितना मास तुम्हें रखना है रख सकते हो। ये जो मास होता है वो इनडायरेक्टली सॉरी या डायरेक्टली टेंशन को अफेक्ट करता है। स्ट्रिंग में कितना टेंशन, जितना हैवी वेट हैंग करोगे उतना ज्यादा टेंशन आएगा।
इसके साथ हमारे पास दो ब्रिजेस होते हैं, तो जिसको मैंने यहाँ पर B1 और B2 नाम दिया। ये जो ब्रिजेस होते हैं वो क्लैम्प की तरह काम करते हैं। बेसिकली जहां इन ब्रिजेस को प्लेस करते हैं हम लोग, जहां हम ब्रिजेस को प्लेस करते हैं वहां से वो स्ट्रिंग को क्लैम्प कर देते हैं। और क्लैम्प करने का मतलब वो दोनों एंड को फिक्स कर देते हैं। तो ऐसा समझ लो कि क्लैम्पिंग टाइप का है, तो जहां इनको लगाया जाता है वो स्ट्रिंग का से क्लैम्प कर देते हैं। और क्लैम्प करने का मतलब है कि उतना वो वाला पार्ट जो है वो आपका नोड बन जाएगा। जैसे कि यहाँ पर राइट नाउ अभी ब्रिजेस की दो पोजीशन दिख रही है, तो यहाँ पर आपका नोड स्ट्रिंग फिक्स हो गया और यहाँ पर भी आपका स्ट्रिंग फिक्स हो गया। तो स्ट्रिंग इतने एरिया में फिक्स हो गया, ये वाली जो है ये लेंथ एल कहलाएगी। ये लेंथ एल कहलाएगी, ठीक है, जो लेंथ एल यहाँ पर हम लोग ले रहे हैं। तो इस तरह से हम चेक कर सकते हैं। और अलग अलग वायर्स का अगर यूज करें तो अलग अलग वायर्स का यूज करके आप डेंसिटी भी चेंज कर सकते हो, एरिया भी चेंज करके इसमें टेस्ट कर सकते हो कि क्या सचमुच आपका जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है वो डेंसिटी पर कैसे डिपेंड करता है। वो सारी चीज़ें इसमें चेक की जा सकती हैं। तो वो आपका प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट रहता है जिसमें आपको फाइल वील बनानी होती है। इसका जो दूसरा पर्पज है जिसके लिए हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, इसको यूज किया जाता है फ्रीक्वेंसी फाइंड करने के लिए, अननोन ट्यूनिंग फोर्क का फ्रीक्वेंसी फाइंड करने के लिए, या आप ऐसे बोल लो समटाइम्स आप बोलो स्पीड ऑफ वेव फाइंड करने के लिए ऑन अ स्ट्रिंग। ठीक है, तो हमें ऑलरेडी पता है कि थियोरटिकली हमारा थियोरटिकल जो फॉर्मूला है स्पीड ऑफ वेव ऑन अ स्ट्रिंग का, वो √T/ρ × A। हम इसको चेक करना चाहते हैं कि ये फॉर्मूला रियल लाइफ में कितना एक्यूरेट है, तो हम ये एक्सपेरिमेंट यूज कर सकते हैं टू फाइंड आउट स्पीड ऑफ द वेव ऑन अ स्ट्रिंग। ठीक है, एंड वाइस वर्सा। अगर हमें ट्यूनिंग फॉर्क पता है तो हम इससे स्पीड निकाल सकते हैं, और स्पीड पता है तो ट्यूनिंग फॉर्क को हम सॉल्व कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, देखो इस एक्सपेरिमेंट में हम लोग क्या करते हैं। तो हम लोग यहाँ पर इस एक्सपेरिमेंट में पहले जो दोनों ब्रिजेस हैं उनको वेरी क्लोज रखते हैं। तो मान लो ये दोनों, यहाँ पर हमने ब्रिज ले लिया, तो स्टार्टिंग में हम दोनों ब्रिज को वेरी क्लोज रखते हैं। तो B1 और B2 दोनों को साथ में रख दिया इस तरह से, ठीक है। फिर हम एक ट्यूनिंग फॉर्क लेते हैं। तो ट्यूनिंग फॉर्क ऐसे जिसकी फ्रीक्वेंसी हमें नोन है, लेट्स से कि ट्यूनिंग फॉर्क फ्रीक्वेंसी नोन है, उसको टेबल पे ऐसे हिट करते हैं, किसी भी टेबल पे ऐसे हिट करते हैं, और हिट करके फिर उसको यहाँ पे स्ट्रिंग के ऊपर टच करा देते हैं, जिससे स्ट्रिंग में एक ऑसिलेशन या डिस्टरबेंस क्रिएट हो जाता है और वेव प्रोपगेट होने लग जाता है। फिर हम इस जो मूवेबल दोनों में से एक जो ये क्या बोलते हैं, ये वाला तो फिक्स रहता है, ये जो दूसरा है वो मूवेबल होता है, उसको मूव किया जा सकता है। ठीक है, तो उसको हम लोग मूव करते हैं, और मूव करते हैं जब तक कि हमारे पास एक छोटा सा, मूव करके मान लो यहाँ तक आ जाते हैं, एक छोटा सा पीस ऑफ पेपर हमने रखा होता है इस स्ट्रिंग के ऊपर। तो जैसे स्टैंडिंग वेव का फॉर्मेशन होता है किसी भी लेंथ पे, तो मान लो थोड़ा L डिस्टेंस मूव करने के बाद, L1 डिस्टेंस मूव करने के बाद मान लो स्टैंडिंग वेव फॉर्म हो जाता है, रेजोनेंस हो जाता है। तो ये आपका जो राइडर है वो गिर जाएगा, क्योंकि आपका वेव जो है उसमें से ऑसिलेशन होने लगेंगे, लूप फॉर्म होने लग जाएंगे। तो ये जो राइडर है हल्का सा पीस ऑफ पेपर होता है वो फॉल हो जाता है। जैसे ही गिरता है हमें पता चल जाता है कि यहाँ पर रेजोनेंस हो गया है और आपके स्टैंडिंग वेव फॉर्म हो गया। तो फिर हम इस लेंथ L1 को नोट डाउन कर लेते हैं और इसको ऐसे लिख सकते हैं, L1 इक्वल टू, अगर मान लो यहाँ पर राइट नाउ n लूप्स बन रहे हैं, ऐसे n लूप्स बन रहे हैं, तो L1 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, n टाइम्स λ/2 के बराबर हो जाएगी। ठीक है, और फिर से एक्सपेरिमेंट एक बार और रिपीट करते हैं और नेक्स्ट लेंथ निकालते हैं, नेक्स्ट रेजोनेंस लेंथ। तो फिर से हम वही सेम इस ट्यूनिंग फोर्क को लेते हैं, सेम को हिट करते हैं, वापस उसको टच कराते हैं, एंड अब ब्रिज को थोड़ा और स्लाइड करते हैं और सेकेंड लेंथ निकालते हैं कि अगला रेजोनेंस किस पे हो रहा है। तो जो उसका नेक्स्ट एडजेसेंट रेजोनेंस है वो मान लेते हैं L2 पे होता है। जब आपका ब्रिज इस पोजीशन पे गया तो वापस से रेजोनेंस हो गया, राइडर फॉल हो गया, तो L2 की वैल्यू कितना हो जाएगा, n+1, क्योंकि जस्ट नेक्स्ट वाला होगा ना। ये कितना आ जाएगा, n+1 λ/2, और इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, L2 -L1
की वैल्यू आ जाएगी λ/2। तो यहाँ से वेवलेंथ आ जाएगा विच इज 2 टाइम्स ऑफ L2 माइनस L1। ठीक है, ये 2 टाइम्स आ गया L2 माइनस L1। और यहाँ से अब देखो तुम्हें स्पीड मिल जाएगी। तो स्पीड हमें पता है फ्रीक्वेंसी इंटू क्या होता है लैम्डा, और अगर हमें फ्रीक्वेंसी ऑलरेडी नोन है तो इसको पुट करेंगे तो हमारी स्पीड ऑफ वेव कितने आ जाएगी 2f L2 minus L1। This is how we can practically calculate the speed of wave on a string कितना होता है by using this experiment। इसको उल्टा भी यूज कर सकते हैं, अगर हमें स्पीड ऑलरेडी पता है हम फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं। जो अननोन ट्यूनिंग फॉर्स था इसकी हम फ्रीक्वेंसी भी कैलकुलेट कर सकते हैं इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू। आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। स्टैंडिंग वेव इन ऑर्गन पाइप साउंड के लिए। तो साउंड में भी सिमिलर फिनोमेना होते हैं। साउंड के लिए हम लोग एयर कॉलम का यूज करते हैं, जिसको हम ऑर्गन पाइप बुलाते हैं। तो हमारे पास दो ऑर्गन पाइप्स होते हैं। एक क्लोज ऑर्गन पाइप जो एक साइड से ओपन होता है, दूसरे साइड से क्लोज होता है। क्लोज का मतलब दोनों साइड से क्लोज नहीं, एक साइड से क्लोज और एक साइड से ओपन। और एक ओपन ऑर्गन पाइप होता है जो दोनों साइड से ओपन होता है। इसमें क्या फिनोमेना होते हैं, वो कैसे फॉर्म होता है। तो मान लो कोई भी एक ऑर्गन पाइप ले लो, तो लेट्स से कि ये ऑर्गन पाइप ले लो, ठीक है, ये ऑर्गन पाइप ले लो, और यहाँ पे आपने एक स्पीकर लगा दिया, साउंड का सोर्स लगा दिया। तो दिस इज साउंड सोर्स जो कंटिन्यूसली साउंड सेंड कर रहा है आगे की तरफ। तो क्या होता है कि एक साउंड की जो वेव है, साउंड की वेव है वो इस तरह से ट्रैवल करती है। लेट्स से कि ये साउंड की वेव मान लेते हैं और दिस इज कॉल्ड इंसिडेंट वेव। ये वेव अंदर की तरफ ट्रैवल करता है, इस डेंसर मीडियम पे आता है जिसको हम क्लोज एंड भी बोल रहे हैं। और इस डेंसर मीडियम पे जस्ट लाइक स्ट्रिंग वेव, ये जो वेव होता है वो क्या होता है, रिफ्लेक्ट होता है। दिस वेव इज गेट रिफ्लेक्टेड, वेव इज गेट रिफ्लेक्टेड। तो जो इंसिडेंट वेव आया वो वही सेम यहाँ से रिफ्लेक्ट होता है, और फिर दोनों एक दूसरे के ऊपर क्या हो जाते हैं, ओवरलैप हो जाते हैं। और ओवरलैप होने की वजह से इस ऑर्गन पाइप में क्या फॉर्म होता है, स्टेशनरी वेव। ठीक है, और स्टेशनरी वेव जैसी फॉर्म होता है ड्यू टू हाई एम्पलीट्यूड, आपको एक थोड़ा सा लाउड नॉइस भी आता है जब भी स्टेशनरी वेव फॉर्म होता है, क्योंकि साउंड है तो आप इसको देख नहीं सकते हो। जैसे हम स्ट्रिंग को देख पा रहे थे, जैसे आप स्ट्रिंग को देख पा रहे थे, स्ट्रिंग में तो देख सकते हैं हम लोग, बट साउंड में ऐसा देखा नहीं जा सकता। साउंड में तो क्या होता है कि आपको सुनना पड़ता है, क्योंकि इसमें जब स्टेशनरी वेव फॉर्म होता है तो एक लाउड नॉइस आती है। तो क्लाउड नॉइस से पता चलता है अच्छा स्टेशनरी वेव बन गई। ऐसी सेम ओपन ऑर्गन पाइप के साथ भी होगा, बस रिफ्लेक्शन अलग अलग होगा। तो रिजिड एंड के साथ, जैसे क्लोज ट्यूब है तो रिजिड एंड मान सकते हो, और अगर ये ओपन है, अगर मैं इसको ओपन कर दूं तो आप इसको फ्री एंड मान सकते हो। ठीक है, इसको आप फ्री एंड की तरह ट्रीट कर सकते हो। बट साउंड का जो रिफ्लेक्शन है और जो स्ट्रिंग वेव का रिफ्लेक्शन है वो थोड़ा सा उल्टा होता है। तो स्ट्रिंग वेव में मैंने बताया था रिजिड एंड पर, रिजिड एंड पर, तो रिजिड एंड ना, तो रिजिड एंड पे मैंने आपको बताया था कि जो क्रेस्ट होता है वो ट्रफ की तरफ, सॉरी, जो क्रेस्ट होता है वो एज ए ट्रफ रिफ्लेक्ट होता है, और जो ट्रफ होता है क्रेस्ट की तरफ रिफ्लेक्ट होता है रिजिड एंड से। बट साउंड वेव के केस में अब रिजिड एंड को आप क्लोज एंड भी बोल सकते हो, है ना, रिजिड एंड इज सिमिलर टू क्लोज एंड। ऐसा नहीं होता। देखिए यहाँ पर क्या होता है, अब जो साउंड वेव है वो क्रेस्ट और ट्रफ के फॉर्म में नहीं ट्रैवल करता, वो कंप्रेशन और रेरफैक्शन के टर्म में ट्रैवल करता है। तो इसमें क्या होता है कि जो कंप्रेशन है वो कंप्रेशन से रिफ्लेक्ट होता है, और जो रेयरफैक्शन है वो रेयरफैक्शन से ही रिफ्लेक्ट होता है। तो जो कंप्रेशन जो होता है वो एज अ कंप्रेशन ही रिफ्लेक्ट होता है, रेयरफैक्शन एज अ रेयरफैक्शन की तरह रिफ्लेक्ट होता है। तो इसीलिए इन केस ऑफ ट्रांसवर्स वेव यहाँ पर पाई का फेज डिफरेंस आता है, ओरिएंटेशन उल्टा होने की वजह से, बट यहाँ पर जीरो फेज डिफरेंस आता है साउंड वेव के केस में। तो जो कंप्रेशन है वो एज अ कंप्रेशन ही रिफ्लेक्ट होता है, जो रेयर फैक्शन है एज अ रेयर फैक्शन ही रिफ्लेक्ट होता है। बट रिफ्लेक्ट होता है, रिफ्लेक्ट होके ओवरलैप करता है और स्टेशनरी वेव फॉर्म होता है। ठीक है, और यही उल्टा हो जाएगा जब मैं फ्री एंड के लिए करूंगा। जैसे अगर मैंने यहाँ पर फ्री एंड किया और यहाँ पर ओपन एंड कर दिया, यहाँ पर फ्री एंड
और यहाँ पर ओपन एंड। अब चीजें थोड़ी सी उल्टा हो जाती हैं। तो इन फ्री एंड जो क्रेस्ट होता है, आपने देखा ट्रांसवर्स वेव के केस में क्रेस्ट की तरह ही रिफ्लेक्ट होता है, और ट्रफ जो होता है ट्रफ की तरफ रिफ्लेक्ट करता है, इसलिए जीरो फेज डिफरेंस। बट इन केस ऑफ ओपन एंड जो क्रेस्ट होता है वो एक्चुअली, पर क्रेस्ट कह रहा हूँ, कंप्रेशन जो होता है वो रेयर फैक्शन की तरह रिफ्लेक्ट होता है, और रेयर फैक्शन जो है वो कंप्रेशन की तरह रिफ्लेक्ट होता है, इसलिए यहाँ पर पाई का फेज डिफरेंस आता है। तो ट्रांसवर्स वेव में जीरो फेज डिफरेंस आता है फ्री एंड पर, और लॉन्गिट्यूडनल वेव विच साउंड वेव में ओपन एंड पे क्या आता है, पाई का फेज डिफरेंस आता है। चलो, अब इसमें भी जैसे रूल्स वही है कि हर एक फ्रीक्वेंसी पर वेव जो है वो नहीं स्टैंडिंग वेव बना पाता, कुछ ही रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे वेव्स स्टैंडिंग वेव बन पाती, उन्हीं रेजोनेंट फ्रीक्वेंसीज को हम यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हैं। एक एक करके हम लोग ले लेते हैं एक एग्जांपल पहले क्लोज एंड का। ठीक है, तो क्लोज एंड के लिए ले लेते हैं। तो क्लोज एंड में ये रहा हमारा पाइप। ठीक है, अब क्लोज एंड में जो रेस्ट्रिक्शन है, अगर हम प्रेशर वेव के टर्म में बात करें, तो प्रेशर वेव के टर्म में अगर हम बात करें, क्योंकि हमारा जो साउंड होता है वो आप प्रेशर वेव से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो और डिस्प्लेसमेंट वेव से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, बट जो प्रेशर और डिस्प्लेसमेंट वेव है उसमें 90 का फेज होता है, तो उनका डायग्राम थोड़ा अलग बनेगा, बट जो फ्रीक्वेंसी है वो तो सेम आएगी। तो अगर मैं प्रेशर वेव से साउंड को रिप्रेजेंट करता हूँ, तो क्लोज एंड में हमारा रेस्ट्रिक्शन है कि ओपन एंड पे हमेशा नोड बनना चाहिए, और क्लोज एंड पे ड्यू टू द मॉलिक्यूल्स का कलेक्शन होने की वजह से वहां पर ऐसा लगता है कि मॉलिक्यूल दब जाते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर एंटी नोड बनना चाहिए, मतलब प्रेशर ज्यादा आना चाहिए, मैक्सिमम प्रेशर क्लोज एंड। तो ये रेस्ट्रिक्शन है कि आपके ओपन एंड पे नोड बनना चाहिए जहां पर एक्सेस प्रेशर जीरो, और क्लोज एंड पर एंटी नोड बनना चाहिए जहां पर एक्सेस प्रेशर मैक्सिमम है। अब जो सबसे मिनिमम पॉसिबिलिटी है जिसमें ये कर सकते हैं, जो मिनिमम पॉसिबिलिटी जिसमें ये अचीव कर सकते हैं वो आपको कुछ ऐसा दिखेगी। तो यहाँ पे नोड रखना है और यहाँ पर एंटी नोड बनाना है। ठीक है, एंटी नोड, तो ऐसा कुछ हो सकता है, मिनिमम पॉसिबिलिटी यही होगा। इस केस में अगर आपकी स्ट्रिंग की लेंथ एल है, तो ये अगर लेंथ एल है, तो हमें पता है कि नोड और एंटी नोड में जो गैप होता है वो कितना होता है, लैम्डा बाई फोर। तो यहाँ पे लैम्डा बाई फोर, यहाँ पे लैम्डा बाई जो फोर है वो किसके बराबर हो जाएगा, एल के, विच रिप्रेजेंट कि लैम्डा की वैल्यू कितना हो जाएगा, फोर एल। और लैम्डा अगर फोर एल आ गया तो हमारे फ्रीक्वेंसी जो आ गई वो कितना होता है, वी बाय लैम्डा विच इज राइट नाउ फोर एल। तो दिस इज द लोएस्ट फ्रीक्वेंसी जहां पर रेजोनेंस होगा। इस लोएस्ट फ्रीक्वेंसी को हम क्या क्या नाम देते हैं, बहुत सारे नाम है। पहला इसको बोल सकते हो आप फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन। ठीक है, ये आप इसको बोल सकते हो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, क्योंकि ये सबसे लोवेस्ट है, फंडामेंटल। ऑल्सो इसको बोल सकते हो फर्स्ट हार्मोनिक, ये तीन नाम से इसको बुलाया जा सकता है। चलो सेकेंड ऐसे ढूंढते हैं। सेकेंड पॉसिबिलिटी जो है क्लोज एंड के साथ, तो हमें इंश्योर बस ये करना है कि यहाँ पे नोड आना चाहिए, यहाँ पे एंटी नोड आना चाहिए। एक काम करते हैं, ये तो हो ही गया पॉसिबिलिटी। नेक्स्ट पॉसिबिलिटी हम लोग क्या करते हैं, बीच में एक और नोड लेके आ जाते हैं, तो आपका स्टैंडिंग वेव कुछ इस तरह से बन सकता है। तो एक और एंटी नोड बीच में इंक्लूड कर दिया, तो इस तरह की फॉर्मेशन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी में। तो इस तरह का भी रेजोनेंस हो सकता है। तो इस केस में जो एल लेंथ है, तो यहां से यहां तक आपको पता ही है, नोड से नोड लैम्डा बाई टू, और नोड से एंटी नोड लैम्डा बाई फोर। यहाँ से दोनों को ऐड करोगे कितना आ जाएगा, थ्री लैम्डा बाई फोर। तो इसका मतलब कि थ्री लैम्डा बाई फोर इक्वल टू किसके बराबर हो गया, एल। यहाँ से लैम्डा की वैल्यू कितना आ गया, फोर एल बाई थ्री। तो आपकी फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगा,
वी बाय फोर, सॉरी वी बाय लैम्डा, तो वी बाय लैम्डा कितना आ गया, 3 वी बाय 4 एल। इंटरेस्टिंग, ये जो फ्रीक्वेंसी आई है ये 3 टाइम्स आई है आपके फंडामेंटल की, 3 टाइम्स। इसका नाम जो होगा, देखो नामकरण क्या किया जाएगा इसका, तो क्या क्या नाम रख सकते हैं। पहला, क्योंकि ये सेकंड फ्रीक्वेंसी है रेजोनेंस में, इसको बोलेंगे सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन। तो दिस इज सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन, क्योंकि ये दूसरी फ्रीक्वेंसी है, जस्ट पहली ये है दूसरी ये है, तो सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन। ठीक है, और इसको क्या बोला जा सकता है, क्योंकि ये फंडामेंटल के 3 टाइम्स है, तो इसको थर्ड हार्मोनिक बोला जाएगा। सेकंड हार्मोनिक नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे थर्ड हार्मोनिक। इसका मतलब फिर सेकंड हार्मोनिक कहाँ गया, फर्स्ट ईयर आ सेकंड ईयर, थर्ड ईयर आ सेकंड है ही नहीं। क्लोज ऑर्गन पाइप में सेकंड हार्मोनिक एग्जिस्ट ही नहीं करता, या मैं इन जनरल बोलूं तो कोई भी इवन हार्मोनिक्स एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो फोर्थ नहीं होगा, सिक्स नहीं होगा, एट्थ नहीं होगा, टेंथ नहीं होगा, कोई भी इवन हार्मोनिक्स एग्जिस्ट नहीं करते। इसमें सिर्फ ऑड हार्मोनिक्स आते हैं, 1, 3, 5, 7, 9, इस तरह से। आप नेक्स्ट वाला चेक करोगे तो 5 आएगा सीधा। और क्या नाम रख सकते हैं, दिस कैन कॉल्ड फर्स्ट ओवरटोन। ओवरटोन जैसे बताया था ना, नेक्स्ट वाली फ्रीक्वेंसी। तो फंडामेंटल की जो नेक्स्ट होती है उसको फर्स्ट ओवरटोन, जो फंडामेंटल के नेक्स्ट टू नेक्स्ट होगी उसको सेकंड ओवरटोन, एंड सो ऑन। तो आप गेस कर सकते हो, मैं डायरेक्टली लिख देता हूं कि जो नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी आएगी वो आएगा 5 V/4L, विच इज नथिंग बट द 5 टाइम्स ऑफ फंडामेंटल। इसका नेम क्या रखेंगे, ठीक है, इसका नेमिंग क्या हो जाएगा, लेट्स नेम इट। तो नेम क्या हो जाएगा, एक तो हम बोलेंगे थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन, दिस इज थर्ड मोड बिकॉज ये तीसरा फ्रीक्वेंसी है जिस पे रेजोनेंस होगा क्लोज ऑर्गन पाइप में, तो थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन। नेक्स्ट इसको बोलेंगे फिफ्थ हार्मोनिक, बिकॉज ये 5 टाइम्स आपके फंडामेंटल का। और ओवरटोन कौन सा बोलेंगे, काउंट कर लेते हैं, ये फंडामेंटल है, फंडामेंटल के बाद नेक्स्ट ये है, उसके बाद नेक्स्ट ये, तो ये कौन सा ओवरटोन हुआ, सेकेंड ओवरटोन। तो सेकेंड ओवरटोन, इस तरह से आप याद रख सकते हैं। ठीक है, इसी तरह सेम तरीके से हम फटाफट क्लोज और ओपन ऑर्गन पाइप का भी कर लेते हैं। तो ओपन ऑर्गन पाइप के लिए देखिए, तो ये रहा हमारा ओपन ऑर्गन पाइप। और प्रेशर वेव के रिस्पेक्ट में यहाँ पे दो रेस्ट्रिक्शंस हैं, यहाँ पर नोड आना चाहिए, यहाँ पे भी नोड आना चाहिए। ये दो रेस्ट्रिक्शन हमारी फुलफिल होनी चाहिए जब भी इस पे स्टेशनरी वेव फॉर्म होगा। ठीक है, तो ये बनाने के लिए हम यूज कर लेते हैं। तो पहली पॉसिबिलिटी सबसे लोवेस्ट यही हो सकता है, यहाँ नोड रखो, बीच में एक एंटी नोड रखो, इससे और तो कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं नीचे। यही मिनिमम हो सकता है कि दोनों एंड पे नोड बने और बीच में एक एंटी नोड बने। इस केस में अगर स्ट्रिंग की लेंथ एल है, स्ट्रिंग की लेंथ एल है, तो फिर वहां से हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि यहाँ λ/2 की वैल्यू, क्योंकि नोड और नोड है ना, नोड और नोड के बीच में डिस्टेंस लैम्डा होता है, तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी 12। लैम्डा की वैल्यू 12 आ गया, इसका मतलब यहाँ पे फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी क्या होगा, V/λ विच इज 2L। और ये आपकी बन जाती है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, दिस इज कॉल्ड फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। तो क्या क्या नेमिंग्स हो जाएंगे इसके, इसको बोलेंगे फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन, या फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, या बोलेंगे फर्स्ट हार्मोनिक। चलो नेक्स्ट ट्राई करते हैं। तो नेक्स्ट के लिए अगेन हमारी रेस्ट्रिक्शन जो है, यहाँ पर नोड, यहाँ पर नोड। अब इसके बाद जो नेक्स्ट पॉसिबिलिटी हो सकती है वो ऐसे समझ सकते हैं कि अगर यहाँ नोड है वहां नोड रखना है, तो बीच में एक और नोड इन्वॉल्व कराते हैं, तब भी आपकी ये कंडीशन हमारी जो है वो सेटिस्फाई हो जाएगी। तो यहाँ हम नोड रखते हुए एक और नोड ले आते हैं बीच में। तो बेसिकली पहले एक लूप दिख रहा था, अब कितने लूप बनेंगे इसमें, दो लूप, इस तरह से। तो इस केस में अगर ये स्ट्रिंग की लेंथ एल है, तो आप बता ही सकते हो कि ये एल का आंसर कितना आएगा। तो यहाँ पर इस नोड से लेकर इस नोड तक λ/2, इस नोड से इस नोड तक λ/2, तो लैम्डा टोटल कुल मिला के कितना हो गया, एल। तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगा, V/, लैम्डा होता है तो एल। इंटरेस्टिंग फैक्ट, ये आपका ट्वाइस है फंडामेंटल का, डबल ऑफ दिस।
इसका मतलब इसका जो नेमिंग्स आएंगे, चलो नेमिंग करते हैं। नेमिंग क्या क्या रखेंगे, तो पहला इसको बोला जाएगा सेकेंड मोड ऑफ वाइब्रेशन, सेकेंड मोड क्योंकि दूसरी फ्रीक्वेंसी है। सेकेंड हार्मोनिक बिकॉज ये 2 टाइम्स है फंडामेंटल का। एंड नेक्स्ट वन इज फर्स्ट ओवरटोन, फर्स्ट ओवरटोन, ये नेम। तो ये था हमारा फर्स्ट मोड, फंडामेंटल, फंडामेंटल और फर्स्ट हार्मोनिक, फर्स्ट हार्मोनिक। नेक्स्ट वाला इसी तरह से अगर तुम करोगे तो इसमें देखो, इसमें इवन हार्मोनिक्स एग्जिस्ट करते हैं, तो इसमें सारे हार्मोनिक्स एग्जिस्ट करेंगे, इवन वाले भी ऑड वाले भी। तो फर्स्ट आएगा, सेकंड आएगा, थर्ड आएगा, फोर्थ आएगा, सो ऑन। यू कैन गेस कि नेक्स्ट वाला जो है बिना ड्रॉ किए इसमें 3 लूप्स आएंगे और इसकी जो फ्रीक्वेंसी आएगी वो 3 V क्या आएगा, 2L आएगा। 3 टाइम्स ऑफ फंडामेंटल, तो ये 3 टाइम्स ऑफ फंडामेंटल। तो 3 टाइम्स ऑफ फंडामेंटल का मतलब है कि आप इसको क्या क्या नेम बुला सकते हो, क्योंकि ये तीसरी फ्रीक्वेंसी है। तो इसका जो नेम होगा थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन, ऑल्सो थर्ड हार्मोनिक्स, बिकॉज ये 3 टाइम्स है फंडामेंटल का, बट ये सेकेंड ओवरटोन होगा क्योंकि ये नेक्स्ट से नेक्स्ट वाली फ्रीक्वेंसी, नेक्स्ट टू नेक्स्ट वाली, इसलिए सेकेंड ओवरटोन। इस तरह एंड सो ऑन, आप सामने नेमिंग जो है उसके साथ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे फॉर्मूले अच्छे से याद रखने हैं इसमें। इसी के साथ एक छोटा सा टॉपिक बट इंपॉर्टेंट वन इज कॉल्ड एन करेक्शन। एन करेक्शन को रिवाइज कर लेते हैं, वेरी सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड। क्या होता है कि अभी हम जब डायग्राम्स बना रहे थे तो हमने जो आपका ओपन एंड है उसको नोड की तरह ट्रीट कर रहे थे, है ना। जैसे यहाँ पे देखोगे ना, अब हम जब डायग्राम बना रहे थे तो हम जो ओपन एंड्स हैं तो दोनों एंड पे प्रेशर वेव के रिस्पेक्ट में नोड यहाँ पे मान रहे थे। ठीक है, बट इन रियलिटी हमने ऑब्जर्व किया, इन रियलिटी जो नोड की पोजीशन है वो एक्चुअली ओपन एंड पे नहीं आता। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि नोड की पोजीशन यहाँ आनी चाहिए, बट एक्चुअली नोड की पोजीशन स्लाइटली बाहर आती है ड्यू टू द इनर्शिया ऑफ द मॉलिक्यूल, स्लाइटली बाहर, ट्यूब से स्लाइटली बाहर। और ये जो डिस्टेंस होता है ना कि कितना बाहर, ये जो डिस्टेंस है कि कितना स्लाइटली बाहर आता है, इसी को हम बोलते हैं एन करेक्शन, इसी को हम बोलते हैं एन करेक्शन ई। तो इन क्लोज ऑर्गन पाइप एन करेक्शन सिर्फ एक साइड लगता है क्योंकि दूसरे साइड में कोई दिक्कत नहीं है, दूसरे साइड में यहाँ पर ही एंटी नोड आता है प्रेशर वेव के रिस्पेक्ट में। इन ओपन ऑर्गन पाइप एक्चुअली दोनों जगह हम नोड एक्सपेक्ट कर रहे थे, यहाँ नोड एक्सपेक्ट कर रहे थे, यहाँ नोड एक्सपेक्ट कर रहे थे, बट इन रियलिटी ड्यू टू एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल नोड स्लाइटली आउटसाइड इधर, स्लाइटली आउटसाइड इधर, दोनों साइड ई ऐड करना पड़ता है। तो ओपन एंड के केस में दोनों साइड आपका क्या आता है, एन करेक्शन आता है। अब इसे एन करेक्शन से फर्क क्या पड़ता है, एल इफेक्टिव लेंथ जो है वो चेंज हो जाते हैं। तो क्लोज ऑर्गन के केस में जो इफेक्टिव लेंथ है वो ट्यूब की लेंथ आएगी, ट्यूब की लेंथ प्लस एन करेक्शन, ये टोटल लेंथ हो जाएगी। और आपके फंडामेंटल की जो इक्वेशन थी, तो फंडामेंटल क्लोज ऑर्गन पाइप में कितना था, V/4L था। तो अब 4L नहीं होगा, ये 4L इफेक्टिव होगा। और 4L इफेक्टिव का मतलब ये कितना आ जाएगा, V/4L प्लस ई, इस तरह से। वैसे ही ओपन ऑर्गन पाइप के केस में जो L इफेक्टिव होगा वो सिर्फ ट्यूब की लेंथ नहीं प्लस 2E होगा ना, 2E, बिकॉज दोनों एंड पे करेक्शन करना पड़ता है। और इस केस में जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी हमने देखा था V/2L होता है, बट अब आपको ध्यान रखना पड़ेगा ये 2E होता है इफेक्टिव लेंथ। और इस केस में इफेक्टिव लेंथ के केस में ये कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स L प्लस 2E। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ एन करेक्शन। आपको ध्यान रखना है कि जब भी एन करेक्शन मेंशन किया हो सवाल में तो आप इसको यूज करें। हमने रिपीटेड एक्सपेरिमेंट करके, अभी एक एक्सपेरिमेंट है इस एन करेक्शन को निकालने का, एक तरीका है एक्सपेरिमेंट के थ्रू, और हमने निकाल के देखा है। तो ये एन करेक्शन जो है वो अप्रोक्सीमेटली 0.6 टाइम्स आता है रेडियस ऑफ द ट्यूब का। ये जो ट्यूब का रेडियस है ना उस पर डिपेंड करता है। तो ट्यूब जितना ज्यादा थिक होगा रेडियस में या ज्यादा होगा, उतना ही एन करेक्शन ज्यादा होगा, जितना थिन होगा उतना कम होगा। या आप उसको डायमीटर के केस में बोल सकते हो 0.3 D बोल सकते हो।
तो ये वैल्यू याद रखना है, ये डिराइव होके नहीं आता, ये एक्सपेरिमेंट के थ्रू उसको निकाला जाता है, रेजोनेंस ट्यूब एक्सपेरिमेंट को करके, जो मैं अभी आपको बताऊंगा कि रेजोनेंस ट्यूब एक्सपेरिमेंट कैसे करते हैं। तो ये पॉइंट्स आपको ध्यान में रखना है एंड करेक्शन के रिगार्डिंग, छोटा सा पॉइंट है। ओके, नेक्स्ट लास्ट हम रिविजन का पॉइंट जो है वो है रेजोनेंस ट्यूब एक्सपेरिमेंट। इस रेजोनेंस ट्यूब एक्सपेरिमेंट के दो पर्पज होते हैं। पहला पर्पज जैसे मैंने अभी बताया, एन करेक्शन को फाइंड करना, एन करेक्शन को फाइंड करना, ये पहला पर्पज है इसका, जिसके लिए हम एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो किसी भी ट्यूब का, ऑर्गन पाइप का अगर एन करेक्शन निकालना है, ये आपको डू दिस एक्सपेरिमेंट। दूसरा, स्पीड ऑफ साउंड निकालने के लिए, स्पीड ऑफ साउंड स्लैश समटाइम्स फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए भी, अननोन फ्रीक्वेंसी निकाल ली, इन दोनों को कैलकुलेट करने के लिए यूज कर सकते हैं। आई ऑलरेडी नो कि हमारे पास स्पीड ऑफ साउंड का ऑलरेडी एक फॉर्मूला है, यस, दैट इज गामा आर टी बाई एम नॉट। बट ये जो फॉर्मूला है ये एक थियोरेटिकल फॉर्मूला है, इसको प्रैक्टिकली चेक करना होगा हमें एक्सपेरिमेंट करके, क्या ये फॉर्मूला कितना एक्यूरेट है, ठीक है। तो कैसे किया जाता है एक्सपेरिमेंट, वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट है। तो देखो हम क्या करते हैं, पहले एक ऑर्गन ट्यूब लेते हैं और इसको ऊपर तक पानी से भर देते हैं, पूरा फुल, ठीक है। फिर क्या करते हैं, एक ट्यूनिंग फॉर्क लेते हैं, एक ट्यूनिंग फॉर्क लिया जाता है जिसकी फ्रीक्वेंसी मान लेते हैं F है, इसको टेबल से ऐसे हिट करते हैं, टेबल से हिट करके इसके ट्यूब के ऊपर रख दिया जाता है, जिससे एक लॉन्गिट्यूडनल वाइब्रेशन ये सेंड कर देता है, जो कि साउंड कहलाते हैं। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव साउंड करता है अंदर की तरफ, ऐसे भेजता है। और फिर उसी के सेम इंस्टेंट पे हम वाटर को ड्रेन आउट करना शुरू करते हैं, ट्यूब से ड्रेन आउट करना शुरू करते हैं, ताकि कॉलम इन्वॉल्व हो सके, ठीक है, स्मॉल कॉलम वहां पर रहे, ठीक है। तो उसको ड्रेन आउट किया जाता है। अब जैसे हम ड्रेन आउट करते हैं, ये जो वाटर की जो सरफेस है वो बेसिकली एक क्लोज एंड की तरह बिहेव करती है, और यहाँ से वेव रिफ्लेक्ट होकर ऊपर जाती है। अब जैसे हमने बताया, इंसिडेंट वेव और रिफ्लेक्टेड वेव सुपर इम्पोज होते हैं या ओवरलैप होते हैं, और यहाँ स्टैंडिंग वेव बनता है। बट हमें कैसे पता चलेगा कब स्टैंडिंग वेव बनी, जब एक लाउड नॉइस आएगी, तो आप इसको ध्यान से सुनते भी रहते हो। तो जैसे मान लेते हैं कि एल लेंथ नीचे आने के बाद, ड्रेन आउट करने के बाद L1 लेंथ नीचे आने के बाद, आपका जो लाउड नॉइस आपको सुनाई देता है, इसका मतलब स्टैंडिंग वेव बन गया। तो सबसे पहली स्टैंडिंग वेव, ये फर्स्ट फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी बनी होगी। इस केस में हम क्या लिख सकते हैं, L1 प्लस ई, नोड और एंटी नोड के बीच का जो डिफरेंस होता है वो कितना होता है, लैम्डा बाई 4। यू गेट दिस फर्स्ट इक्वेशन। ऐसे ही इस एक्सपेरिमेंट को एक बार और रिपीट करते हैं, सेम ट्यूनिंग फॉर्क लेते हैं, रखते हैं, ऑसिलेशन पहनाते हैं, ऑसिलेशन के अंदर जाता है, ट्रैवल करता है, वाटर को ड्रेन आउट करते हैं जब तक हमें सेकंड नॉइस नहीं आ जाती, लाउड नॉइस नहीं आ जाती। लेट्स से कि सेकंड नॉइस आती है L2 पे, तो अब इस केस में क्या लिख सकते हैं, L2 प्लस ई, एन करेक्शन को लेते हुए, 3 लैम्डा बाई 4 ये सेकंड। फिर हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, 1 माइनस 2 या 2 माइनस 1 करोगे तो आपको दिखेगा लैम्डा इक्वल टू, या लैम्डा बाई 2 इक्वल टू L2 माइनस L1। तो लैम्डा का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2 टाइम्स लैम्डा आ गया। अब हम क्या कर सकते हैं, स्पीड निकाल सकते हैं। स्पीड क्या होता है, फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा। तो 2 टाइम्स फ्रीक्वेंसी, ये आपका स्पीड ऑफ वेव आ गया, जो आप कंपेयर कर सकते हैं। ऑल्सो क्योंकि आपका वेवलेंथ आ गया, अगर मैं इस वेवलेंथ को यहाँ पुट कर दूं, किसी भी एक इक्वेशन में चाहे यहाँ पुट कर दूं, तो आपको किसका आंसर मिल जाएगा, एन करेक्शन का। तो जब हम इसको पुट करते हैं तो हमें एन करेक्शन की वैल्यू मिलती है L2 माइनस 3L1 डिवाइडेड बाई 2। इसी एक्सपेरिमेंट को बार बार करके हमने फिगर आउट किया कि आपका जो एन करेक्शन है किसी ट्यूब के, वो 0.6 टाइम्स होता है उसके रेडियस। यहाँ पर सारे जो की पॉइंट्स है हमने कवर कर लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम इस पे कुछ एग्जांपल सॉल्व करेंगे रिलेटेड टू स्टैंडिंग वेव, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हमारे पास आए हुए हैं पहले भी, उनको प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे, होप टू मीट यू नेक्स्ट वीडियो।